अध्याय 471 गायन। झाओ हाई ने बहुत सारे लिखित निमंत्रण देखे थे, लेकिन उनमें से केवल 2 में ही उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा था। एक निमंत्रण चार्ली ने गॉड्स ग्रेस डे से पहले भेजा था, दूसरा जेसन ने परसों भेजा था, और ये तीसरा निमंत्रण था। झाओ हाई को दिए गए पहले 2 निमंत्रण अपेक्षित थे, लेकिन यह वाला बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने निमंत्रण पत्र नीचे रखा और मेगन की ओर देखते हुए कहा, मेगन, तुम्हें क्या लगता है टेरी क्या करना चाहता है? या फिर रॉबर्ट परिवार क्या करना चाहता है? मेगन ने चिढ़कर कहा, रॉबर्ट परिवार के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन टेरी जो करना चाहता है वो असल में तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और तुम्हें शर्मिंदा करना है। इससे तुम मुझे बदसूरत लगते हो। बिग ब्रदर हाई, तुम्हें कल सावधान रहना होगा, वरना उनकी योजनाएं तुम्हें भी प्रभावित करेगी। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। मैं भी उससे निपटने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कल रॉबर्ट परिवार के भोज में जाऊं और उनके सभी व्यवसायों पर एक साथ हमला हो जाए तो वे भला मुझ पर दोष कैसे लगा सकते हैं? झाओ हाई का नाम सुनते ही मेगन और बाकी लोग मुस्कुरा उठे। वे वाकई यह जानना चाहते थे कि जब टेरी और उसके परिवार को यह खबर मिलेगी कि राजधानी के बाहर उनके सारे कारोबार खत्म हो गए हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लॉरा मुस्कुराए और बोली, हाँ, मैं भाई हाई से सहमत हूँ। अगर हम अपनी योजनाओं को ठीक से लागू करते हैं तो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वे मुझसे कैसे निपटेंगे। लगता है कि वे बल प्रयोग नहीं करना चाहते। 8वें दर्जे के जादूगर के रूप में मेरी प्रतिष्ठा तो दूर दूर तक फैली हुई है। उनकी पिछली योजना अच्छी थी, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस बार वे कौन से तरीके अपनाएंगे? क्या इसका संबंध साहित्य से है? लॉरा और मेगन ने सिर हिलाया। वे दोनों बचपन से ही कुलीन परिवारों में पली बड़ी थीं, इसलिए वे कुलीनों के व्यवहार से भली भांति परिचित थीं। अतः उन्हें झाओ हाई की बातें काफी हद तक स्वीकार्य लगी। लॉरा ने सिर हिलाया और कहा, अगर आप किसी से बल प्रयोग करके नहीं निपट सकते तो आप उसे भीड़ के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। आप उसके दुश्मन से नृत्य करवा सकते हैं, कविता पढ़वा सकते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजवा सकते हैं। भाई हाई नृत्य नहीं कर सकते और मैंने आपको कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए नहीं देखा है। कविता, मुझे लगता है कि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भाई हाई की कमजोरी वास्तव में प्रदर्शन से जुड़ी है। लॉरा ने झाओ हाई की इस कमी को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया। लॉरा की नजर में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। झाओ हाई कविता नहीं लिख सकते, नृत्य नहीं कर सकते, वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते, लेकिन इन सब बातों से उनकी प्रतिभा कम नहीं होती। बुरा वंश जैसे हाल ही में पतन हुए परिवार के लिए कविता, नृत्य और वाद्य यंत्र बजाना वो प्रतिभाएं नहीं है जिनकी उन्हें वर्तमान में नेता के रूप में आवश्यकता है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सहनशील, शांत और अपने कार्यों में दृढ़ निश्चय हो। और झाओ हाई में ये सभी गुण थे। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वे मेरी कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, मैं गाऊंगा। क्या गाना ठीक रहेगा? झाओ हाई का नाम सुनते ही लॉरा और मेगन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर मेगन ने कहा, बड़े भाई हाई, क्या आप सच में गाएंगे? क्या आप अच्छा गाते हैं? झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि अगर उसे गाने की इजाजत मिल जाए तो वह इस स्थिति से बच सकता है। लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। हालांकि वह कोई भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं जानता था, फिर भी उसे अपने गायन पर पूरा भरोसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर उसके केवल 3 ही शौक थे, गाना गाना, शराब पीना और किताबें पढ़ना। झाओ हाई को पॉप गाने पसंद थे, इसलिए उनका साथ में गाना स्वाभाविक था। शराब की बात करें तो वे आमतौर पर ज्यादा नहीं पीते थे, लेकिन दोस्तों के साथ पीना उन्हें अच्छा लगता था। लेखन की बात करें तो इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, ये झाओ हाई का सबसे पसंदीदा शौक था। सच कहूं तो झाओ हाई को हस्ताक्षर करने में महारत हासिल थी, वरना वह ऐसा करने का प्रस्ताव ही न रखता। लेकिन जब से वह महाद्वीप आया है उसका ऐसा करने का मन ही नहीं हुआ। उसके पास सोचने के लिए बहुत सारे काम थे। कोई कह सकता है कि अगर उसे कविता लिखने के लिए मजबूर किया जाता तो वह 1-2 कविताएं चुरा सकता था, लेकिन झाओ हाई ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अगर उसे सचमुच ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता तो वह शिष्टता नहीं दिखाता। मनुष्य को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, लेकिन 2 मौकों पर नहीं। पहला मौका है प्रेम प्रतिद्वंद्वी के सामने और दूसरा शत्रु के सामने, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी गरिमा खो देंगे। जब लॉरा ने कहा कि कुलीन लोग आमतौर पर कविता लिखते हैं, नृत्य करते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो झाओ हाई ने भौहें चढ़ाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये वो चीजें नहीं थी जिनमें वो कुशल था, इसलिए उसने गाने का प्रस्ताव रखा। वो जानना चाहता था कि क्या गाना जायज है, क्योंकि वो गाना पसंद करता। जाहिर है, अगर वो कहता कि वो गा सकता है तो मेगन और बाकी लोग उससे गाने के लिए जरूर कहते। और जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने कहा भी। लॉरा को झाओ हाई की बातों में दिलचस्पी हो गई और उसने कहा, भाई हाई, आप सच में गा सकते हैं? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जल्दी से हमारे लिए एक गाना गाए। झाओ हाई ने उनके चेहरे की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ। हम क्या गाऊं? ठीक है, मैं गुलदाउदी की क्यारी गाता हूँ। तुम्हारे आंसू अपनी कोमलता में दर्द की चमक बिखेरते हैं। फीका अर्धचंद्र अतीत को समेटे हुए है। अंतहीन रात अब पाले में तब्दील हो गई है। अटारी में कौन है जो ठंड और निराशा से व्याकुल है? लाल रंग की खिड़की पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे पड़ रही हैं। मेरा जीवन हवाओं से छलनी एक फटे पुराने पन्ने जैसा है। दूर के सपने धुंध में गायब हो रहे हैं। हवा के कारण आपकी छवि धुंधली हो गई है। मुरझाए हुए गुलदाउदी के फूल जमीन पर बिखरे पड़े हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कान भी हल्की पीली पड़ गई है। गिरते हुए फूल उदासी पैदा करते हैं और मेरे विचार व्याकुल हो जाते हैं। उत्तर की हवा के गुजरने और शाम के धुंधलके में तुम्हारी परछाई ठहर जाती है, और झील के किनारे खड़े होकर मेरे साथ सिर्फ मेरी अपनी परछाई ही होती है। शाम ढलते ही फूलों ने अपनी शानदार चमक बिखेर दी। वे जीवन के पथ पर मुरझा जाते हैं और एक दुखद अंत को प्राप्त होते हैं।
उदासी में नदी पार मत करो। आप पूरी जिंदगी भटकते रह सकते हैं, कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये किसका साम्राज्य है? दूर से घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। समय के साथ साथ मेरा शानदार कवच भी क्षीण होता जा रहा है। तुम्हारी कोमल आह भोर की पहली किरण का आगमन दर्शाती है। एक और बेचैन रात का अंत। मुरझाए हुए गुलदाउदी के फूल जमीन पर बिखरे पड़े हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कान भी हल्की पीली पड़ गई है। गिरते हुए फूल उदासी पैदा करते हैं और मेरे विचार व्याकुल हो जाते हैं। उत्तर की हवा के गुजरने और शाम के धुंधलके में तुम्हारी परछाई ठहर जाती है और झील के किनारे खड़े होकर मेरे साथ केवल मेरा अपना प्रतिबिंब ही है। 1-2। ये गाना आम लोगों के लिए अनजान नहीं था। जय चो के गाने में एक अनोखा आकर्षण है और झाओ हाय को उनके काम बहुत पसंद थे। उन्हें गानों में बोल और उन्हें संगीतबद्ध करने का कलात्मक तरीका बहुत अच्छा लगता था। आर्क महाद्वीप में इस प्रकार के गीत स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं थे। लोग आमतौर पर ओपेरा में गाए जाने वाले गीतों जैसे गाने सुनते थे। यहाँ पॉप गीतों का कोई अस्तित्व नहीं था। झाओ हाय को इस बात की जानकारी थी, लेकिन वह ओपेरा नहीं गा सकता था, केवल पॉप गाने गा सकता था। उसने लौरा का अनुरोध इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि इस तरह के गाने को वे कैसे लेते हैं। अगर गाना पसंद आया तो झाओ हाय इसका इस्तेमाल टेरी की योजना को नाकाम करने के लिए कर सकता है। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते तो झाओ हाय को कुछ और सोचना पड़ेगा। जब झाओ हाय गा रहा था तब लौरा और मेगन दोनों के चेहरे एकदम अचंभित थे। शुरू से अंत तक दोनों के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। इससे झाओ हाय बेहद चिंतित हो गया। कुछ देर बाद दोनों थोड़े संभले और झाओ हाय को अजीब नजरों से देखने लगे। दोनों को इस तरह देखते हुए देखकर झाओ हाय ने पूछा, क्या हुआ? लौरा और मेगन, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, एक दूसरे को देखकर बाहर भाग गईं। झाओ हाय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें जे चो के गाने पर पूरा भरोसा था। इस गाने को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और झाओ हाय ने इसे बहुत अच्छे से गाया भी था। क्या यह इतना बुरा था? उन्हें भागने की क्या जरूरत थी? झाओ हाय ने असमंजस भरे भाव से मेघ की ओर देखा। मेघ भी अजीब तरह से झाओ हाय को देख रही थी। फिर उसने कहा, युवा मालिक, मुझे कैसे पता नहीं चला कि आप गा भी सकते हैं? आपने कब सीखा? क्या आप इसका इस्तेमाल दूसरी लड़कियों को अपने कमरे में आकर्षित करने के लिए करते हैं? मेघ के जवाब का पहला हिस्सा सुनकर झाओ हाय घबरा गया। उसे लगा था कि मेघ उसकी पहचान पर शक करेगी, लेकिन दूसरा हिस्सा सुनकर उसे राहत मिली। मेघ को उस पर कोई शक नहीं था। दरअसल झाओ हाय हद से ज्यादा चिंतित था। मेघ ही नहीं, ग्रीन को भी झाओ हाय पर कोई शक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ हाय ने एडम की आत्मा को बदला था, उसके शरीर को नहीं। शून्यता का जल पीने से लेकर जागने तक वह ग्रीन की नजरों से ओझल नहीं हुआ था। ऐसे में वे उसकी पहचान पर शक कैसे कर सकते थे? झाओ हाय ने राहत की सांस ली और साथ ही मेघ की ओर मुड़कर कहा, बकवास मत करो। ये तुम्हारे छोटे मालिक की प्रतिभा है, मैंने इसे खुद बनाया है। अच्छा है ना? तो मुझे बताओ कि वे दोनों क्या करने की योजना बना रहे थे? मेघ मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। उसने झाओ हाय को उत्सुकता से इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में लौरा और मेगन वापस आ गई। नीर भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। उनके हाथों में संगीत वाद्य यंत्र थे। झाओ हाय ने हैरानी से देखा, फिर तुरंत समझ गया कि वे क्या करना चाहते हैं। वे वास्तव में गुलदाउदी का बिस्तर नाटक खेलना चाहते थे। बहुत दिलचस्प। झाओ हाय ने चारों वाद्य यंत्रों को देखा। उनमें से एक वीणा जैसा दिख रहा था, एक वायलिन था, एक सेलो था और आखिरी एक क्षैतिज बांसुरी थी। लौरा ने झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, भाई हाय, आपका गाना बहुत ही मधुर है। महाद्वीप में ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना गया। हमें वाद्य यंत्र बजाना आता है। जब आप गाएंगे तो हम आपको संगीत में पृष्ठभूमि प्रदान करेंगे। ऐसा मौका दुर्लभ था, इसलिए झाओ हाय ने मना नहीं किया। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो गाने का अभ्यास करते हैं। अगर टेरी चाहे कि मैं गाऊं तो तुम मेरा साथ दोगे? लौरा मुस्कुराए और बोली, ठीक है, जाओ इसे फिर से गाओ। झाओ हाय ने सिर हिलाया और फिर बेड ऑफ क्राइसेंथेम्स गाना शुरू से अंत तक फिर से गाया। इस बार को मिलाकर लौरा और बाकी सब लोग गाना 2 बार सुन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें साथ बजाने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन इस बाधा ने उन्हें निराश नहीं किया, क्योंकि वे सभी कुलीन परिवारों में पले बड़े थे और बचपन से ही इन वाद्य यंत्रों को सीखते आ रहे थे। कुलीन परिवारों में अपने वंशजों के लिए इन 2 वाद्य यंत्रों में से एक को सीखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, यहाँ तक कि आदम के लिए भी, जिसने कुछ भी नहीं सीखा था। अध्याय 472, क्रूर भेड़िया और कुपोषित घोड़ा। झाओ हाय को डर था कि लोग आंगन में उनकी आवाज सुन लेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना अभ्यास स्थल खुले स्थान में स्थानांतरित कर दिया। लौरा और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि यह एक नई और अनोखी शैली थी। दिन धीरे धीरे बीतता गया और वे लगातार अभ्यास करते रहे, लेकिन उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब जब झाओ हाय गाता है तो लौरा और बाकी लोग उसकी धुन के साथ ताल मिला सकते हैं। जब आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो समूह के लोग संवरने लगे। पिछले कुछ दिनों में झाओ हाय ने जिन भोजों में भाग लिया था, उनमें जेसन के भोज को छोड़कर वह लौरा और अन्य लोगों को नहीं लाया था, केवल मेगन को लाया था। उसे डर था कि अगर वह अपनी अन्य मंगेतरों को लाएगा तो मेगन शर्मिंदा हो जाएगी। ये जानना जरूरी है कि कुलीन महिलाएं इतनी शिष्ट नहीं होती थीं। मेगन को हमेशा लिजी के बगल में रखा जाता था, क्योंकि वह राजधानी की जुड़वा सुंदरियों में से एक थी। इसी वजह से कई महिलाएं उससे ईर्ष्या करती थीं। अगर झाओ हाय लौरा और अन्य को भोज में ले जाता तो वे महिलाएं मेगन को शर्मिंदा करने के लिए लौरा और अन्य के साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकती थीं। झाओ हाय ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए जब वह ऐसे भोज में जाता था तो वह लौरा और अन्य को साथ नहीं ले जाता था। जाहिर है, झाओ हाय द्वारा उन्हें न लाने का मतलब यह नहीं है कि उसने उन्हें कलसी परिवार में ही छोड़ दिया था। जब भी वह बाहर जाता था, लौरा और अन्य लोग अंतरिक्ष में ही होते थे। वे झाओ हाय के साथ नहीं जाते थे और साथ ही भोज में भी उपस्थित नहीं थे।
लेकिन आज के भोज में वे सभी एक साथ उपस्थित होने वाले थे। झाओ हाई के पास कोई विकल्प नहीं था। ये स्पष्ट था कि टेरी चाहता था कि वह लौरा और अन्य लोगों को भी साथ लाए ताकि झाओ हाई उनके सामने भी अपमानित हो सके। झाओ हाई अब भी अपने बैल से खींचे जाने वाले रथ का इस्तेमाल करता था। उसका रथ शायद दूसरी जगहों पर अच्छा लगता हो, लेकिन यहाँ नहीं। ये रोसेन साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ झाओ हाई का रथ काफी आम था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गाड़ी देखने में अच्छी थी या बुरी, आखिर वह झाओ हाई की अपनी गाड़ी थी। उसे इस गाड़ी में बैठने की बहुत आदत हो चुकी थी। दूसरी गाड़ियों में असहज महसूस करना उसके लिए ठीक नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे रॉबर्ट परिवार के महल की ओर चल पड़ी। रॉबर्ट परिवार का महल केल्सी परिवार के महल से थोड़ी ही दूरी पर था। पैदल चलने पर 4 घंटे लगते, तेज चलने पर 2 घंटे। जब झाओ हाई वहां से निकला तो उसने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ने दिया और खुद बाहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए अंतरिक्ष में चला गया। साथ ही वह आज रात की अपनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा था। झाओ हाई आज रात के ऑपरेशन की कमान खुद नहीं संभाल सकते, इसलिए वे ये कार्य कई एयर को सौंप सकते हैं, जिससे कई एयर को झाओ हाई के उन्नत स्तर के एंडेर की कमान संभालनी होगी। चूंकि ये एंडेर अंतरिक्ष द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इनका नियंत्रण किसी और को सौंपने में कोई समस्या नहीं थी। दरअसल इन सभी मरे हुओं पर कमान संभालने की कोई जरूरत नहीं थी। झाओ हाई ने रॉबर्ट परिवार की सभी दुकानें पहले ही खोज ली थीं। वह बस एक दल को भेजकर काम जल्दी खत्म कर सकता था और फिर वापस लौट सकता था। अगर कोई समस्या आती तो झाओ वेन और काय एयर किसी भी समय उनकी मदद के लिए आ सकते थे। झाओ हाई की योजना 1 घंटे में सब कुछ खत्म करने की थी, उसके बाद सबको पीछे हट जाना था। इसके अलावा उन्हें अपनी कार्रवाई यथासंभव चुपचाप करनी थी, कोई बड़ा शोर शराबा नहीं करना था। रॉबर्ट परिवार के उन सामंती सरदारों के बारे में झाओ हाई ने उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल न करने का फैसला किया। आखिरकार वे सरदार रोसेन साम्राज्य के सरदार थे। अगर वह उन्हें छूने का फैसला करता तो उसे पूरे साम्राज्य के सरदारों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता था। ऐसा होने पर उनके लाभ उनके नुकसान के बराबर नहीं होते। ये जानना जरूरी था कि रोसेन साम्राज्य के सरदारों की सामूहिक शक्ति बहुत अधिक थी। ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए झाओ हाई आयरन माउंटेन फोर्ट गया और ग्रीन और कुन से निगरानी करने का अनुरोध किया। उनके और काय एयर के मरे हुओं की कमान संभालने के साथ इस योजना के विफल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। झाओ हाई को इस योजना की सफलता सुनिश्चित करनी थी। उसे परिवार की सभी दुकानों को बिना किसी को जीवित छोड़े नष्ट करना था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को भी पता न चले कि दुकानों पर मरे हुओं ने हमला किया था और रॉबर्ट परिवार के पास झाओ हाई पर शक करने का कोई जरिया न बचे। ग्रीन और कुन से सारी बातें करने के बाद दोनों बड़े बुजुर्ग झाओ हाई को हैरानी से घूरने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि झाओ हाई सच में गा सकता है। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर झाओ हाई समझ गया कि वे उसके गाने की इच्छा के बारे में सोच रहे हैं। इससे उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। भला इस दुनिया में उसका गाना कैसे चमत्कार बन सकता है। अगर पृथ्वी पर कराओके के सभी प्रेमियों को महाद्वीप में भेज दिया जाए तो उनकी संख्या एक स्वतंत्र देश स्थापित करने के लिए काफी होगी। ग्रीन ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, युवा स्वामी, क्या आप सचमुच गा सकते हैं? क्या आपके लिए गाना एक अच्छा विचार है? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूँ। गाने के अलावा मुझे कुछ और नहीं आता। 1-2 दिन में किसी वाद्य यंत्र का अभ्यास करना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर टेरी आज रात मुझे शर्मिंदा करना ही चाहता है तो मेरे पास गाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ग्रीन मुस्कुराई और बोली, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि छोटे मालिक गा भी सकते हैं। हाँ, बढ़िया, ठीक है, मुझे बाद में मेरिन से बात करनी होगी। जब छोटे मालिक अगली बार आएंगे तो हम आपको कोई वाद्य यंत्र बजाना सिखाएंगे और साथ ही आपके नृत्य अभ्यास में भी मदद करेंगे। झाओ हाई काफी उदास था, उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वे सच में चाहते थे कि वह सीखे तो उसे नहीं पता कि वह ज्यादा देर तक टिक पाएगा या नहीं। कुन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, खूब पढ़ाई करनी चाहिए। एक रईस का नाचना पाना तो बड़ी बेइज्जती है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर लौरा और बाकी लोग उसे सिखाएं। कुन का सुझाव सुनकर झाओ हाई की आंखें चमक उठी। हालांकि झाओ हाई बहुत विनम्र था और लौरा और बाकी लोगों से बहुत प्यार करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके मन में उनके बारे में कोई विचार नहीं थे। पहले उसकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वह बहुत स्वस्थ था। वह 8वें दर्जे का विशेषज्ञ है, एक ही झटके में हाथी को मार सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी प्रवृत्ति भी बहुत मजबूत हो गई थी। लेकिन चूंकि वह लौरा और दूसरों की नजर में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई अतिवादी कदम नहीं उठाया। आंख महाद्वीप पृथ्वी जैसा नहीं था। पृथ्वी पर अगर आप किसी लड़की के साथ हो और कुछ दिनों तक डेटिंग के बाद भी कोई पहल न करें तो लोग आपको नासमझ समझेंगे। लेकिन झाओ हाई अब आंख महाद्वीप में था। यहाँ अगर कोई ज्यादा बेचैन होता तो लोगों के बीच उसकी अच्छी छवि नहीं बनती। इसी वजह से झाओ हाई ने आत्मसंयम बरतने की पूरी कोशिश की। उसने इन बुरे विचारों को दबाने का भरसक प्रयास किया। इस समय तक बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी रॉबर्ट परिवार की पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच चुकी थी। रॉबर्ट परिवार का प्रतीक चिन्ह एक आंख वाला भेड़िया था। उनके परिवार के प्रतीक चिन्ह को खूंखार भेड़िया कहा जाता था। सर्वविदित है कि एक क्रूर जानवर से लड़ना सबसे कठिन होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक क्रूर जानवर अधिक निर्दयी होता था। रॉबर्ट परिवार द्वारा इस प्रतीक को चुनने के पीछे यही कारण है। 1. सैवेज वुल्फ फोर्ट, सैवेज वुल्फ प्रतीक चिन्ह, ये सभी रॉबर्ट परिवार के प्रतीक हैं। इसके अलावा झाओ हाई ने यह भी सुना था कि रॉबर्ट परिवार के पूर्वज हमेशा अपने वंशजों को ये सलाह देते थे कि वे हर समय क्रूर भेड़ियों की तरह व्यवहार करें। खूंखार भेड़िए क्रूर तो होते ही हैं, साथ ही धूर्त भी। ऐसा स्वभाव रखने वाला व्यक्ति बेहद डरावना होता है और रॉबर्ट परिवार का हर सदस्य इसी तरह की मानसिकता रखता है। भले ही रॉबर्ट परिवार की कई पीढ़ियों के केल्सी परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हों, फिर भी दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे से सतर्क रहते थे।
और आपको ये समझना होगा कि रॉबर्ट परिवार हमेशा दूर भीड़ियों की तरह व्यवहार करता रहा है और इसी वजह से वे आज इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। जब झाओ हाई की गाड़ी पहाड़ी की तलहटी पर पहुंची तो चौकी पर तैनात सेवक ने उनका स्वागत किया और निमंत्रण पत्र की जांच करने के बाद झाओ हाई को आगे जाने की अनुमति दी। कार्सन शहर के आसपास के किलों की शैली वास्तव में एक जैसी थी, उनमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। झाओ हाई जानता था कि आर्क महाद्वीप के लोग सुंदरता के पीछे नहीं भागते थे, वे व्यावहारिक चीजों को प्राथमिकता देते थे। महाद्वीप के लंबे इतिहास को देखते हुए झाओ हाई जानता था कि केवल मनुष्य ही आपस में युद्ध नहीं करते थे, बल्कि मनुष्यों और जादुई जीवों के बीच भी युद्ध होते थे। अब जब महाद्वीप में मनुष्यों की आबादी बढ़ रही थी तो पहाड़ों में जादुई जीवों की आबादी भी बढ़ रही थी। जब मनुष्य फिर से अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करेंगे तो उनका उन जादुई जीवों से संपर्क होगा, जिससे युद्ध छिड़ जाएगा। और युद्धों में सुंदर महलों का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए व्यवहारिक संरचनाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। जब झाओ हाई ने पहले केल्सी परिवार के किले को देखा तो उसने पाया कि किला काफी अच्छी तरह से बनाया गया था और युद्धों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। इसके अलावा वर्षों के संशोधनों और परिवर्धनों के बाद इस प्रकार का किला अपनी चरम क्षमता तक पहुंच चुका था, जिससे यह मनुष्यों के लिए युद्ध करने का सबसे उपयुक्त स्थान बन गया था। यही कारण था कि किले लगभग एक जैसे दिखते थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही सबसे प्रभावी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया था। बैल द्वारा खींची जाने वाली बग्घी धीरे धीरे सैवेज वुल्फ फोर्ट के मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां दो सेवक मेहमानों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। झाओ हाई की बग्घी को देखकर दोनों सेवक आश्चर्यजनक रूप से आगे नहीं आए, लेकिन झाओ हाई को इसकी परवाह नहीं थी। जब वह लौरा और अन्य लोगों के साथ बग्घी से उतरे तभी दोनों सेवकों ने झुककर कहा, हम काउंट झाओ हाई का स्वागत करते हैं। झाओ हाई ने हैरानी से देखा, वह इन भोजों में से कई में शामिल हो चुका था, लेकिन बहुत कम लोग उसे उसके पदनाम से पुकारते थे। उनमें से अधिकांश उसे श्री झाओ हाई कहकर संबोधित करते थे। लेकिन झाओ हाई जल्दी ही संभल गया। वो समझ गया कि यह टेरी की एक चाल थी। टेरी उसका पद छीनकर उसे शर्मिंदा करना चाहता था और झाओ हाई को बार बार याद दिलाता था कि वह सिर्फ एक काउंट है, इसलिए उसे गर्व करने का कोई कारण नहीं है। झाओ हाई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभी हंगामा करने का समय नहीं था, उसे धैर्य रखना था। इसलिए गुस्सा करने के बजाय उसने संयम बरतने का फैसला किया। जितना अधिक वह संयमित और शांत रहता, टेरी उतना ही चिढ़ जाता। इसी कारण झाओ हाई ने नौकर को हल्की सी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद। नौकरों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई ऐसा जवाब देंगे। वे थोड़ी देर तक हैरानी से देखते रहे, फिर उनमें से एक ने कहा, हम महाराज को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद वह झाओ हाई को महल की ओर ले गया। झाओ हाई और बाकी लोगों के लिए अंदर एक गाड़ी इंतजार कर रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर यह सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा खराब हालत में थी। ये गाड़ी बहुत छोटी थी और इसे खींचने वाला घोड़ा भी बहुत कुपोषित था। जब मेगन और अन्य महिलाओं ने यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हुई। मेगन नौकर को डांटने ही वाली थी कि झाओ हाई ने उसे रोक दिया। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ गाड़ी में बैठ गया। इसमें प्रयुक्त अक्षरकान है, जिसके जंगली और घायल दोनों अर्थ हैं। अध्याय 473 सहन करो। रथ पर बैठे बैठे मेगन ने चिढ़कर कहा, बड़े भाई है, हमें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? इस रथ को देखो, ये कैसा रथ है? ये तो नौकरों का रथ है, तुम इसमें क्यों बैठे हो? मेगन की शक्ल देखकर झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा गुस्सा मत करो। तुमने नौकर को मुझे मेरे पद से पुकारते हुए जरूर सुना होगा, जिससे मुझे मेरी हैसियत का एहसास हो गया। अगर हम गुस्सा करेंगे तो टेरी को उसकी औकात पता चल जाएगी। झाओ हाई की बात सुनकर मेगन शांत हो गई। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, बड़े भाई हाई, क्या आप सच में नाराज नहीं हैं? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुस्सा करने का क्या फायदा? अगर आज हमारी किस्मत खराब भी रही तो सोचो कल रॉबर्ट परिवार के चेहरे कैसे होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ था। झाओ हाई की बात सुनकर मेगन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, हम सहन कर लेंगे, बाद में हमें कुछ काम करना है। उसके इतना कहते ही गाड़ी रुक गई। झाओ हाई गाड़ी से उतरते ही बाहर की ओर देखने लगा। वह इसलिए नहीं देख रहा था कि गाड़ी भोजघर के सामने रुकी थी, बल्कि इसलिए देख रहा था क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से कई लोगों ने झाओ हाई को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। टेरी इन लोगों के सामने खड़ी होकर झाओ हाई को हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी। झाओ हाई के साथियों को गाड़ी से उतरते देख टेरी मुस्कुराए और बोली, काउंट बुडा, क्या आप इस गाड़ी में आराम से हैं जो हमने आपके लिए व्यवस्थित की है? काउंट के लिए कोई और गाड़ी उपलब्ध नहीं है, हमारे रॉबर्ट परिवार के पास बस यही गाड़ी बची है। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, श्री टेरी की चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था कि रॉबर्ट परिवार में इतना कुपोषित घोड़ा होगा। लगता है रॉबर्ट परिवार की आर्थिक स्थिति इन दिनों ठीक नहीं है। मैं कल किसी को आपके परिवार के पास भेजकर 10 घोड़े भिजवा दूंगा, जिनका इस्तेमाल मैं अपनी गाड़ियां खींचने के लिए करता हूं। अगर रॉबर्ट परिवार को इस तरह का दुबला पतला घोड़ा इस्तेमाल करना पड़ा तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी। जब टेरी ने झाओ हाई की बातें सुनी तो उसके चेहरे का रंग स्वाभाविक रूप से बदल गया। उसे झाओ हाई से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह इस तरीके से झाओ हाई का अपमान करना चाहता था। उसे नहीं लगा था कि झाओ हाई की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। उसने वास्तव में रॉबर्ट परिवार को गरीब साबित कर दिया। टेरी ने ठंडी सी आवाज में कहा, हमारा रॉबर्ट परिवार किस तरह का परिवार है जो हम अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? इस बार हमने काउंट बुडा के साथ जो बर्ताव किया है वह बिल्कुल ठीक है। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है रॉबर्ट परिवार मुझे असहनीय समझता है, तो फिर उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजने की जहमत क्यों उठाई? क्या परिवार को मुझ जैसे किसी व्यक्ति से अपने महल को अपवित्र करने का डर नहीं है? अगर ऐसा है तो श्री टेरी कल ही इस महल को तोड़ दें, क्योंकि मैंने तो इसे पहले ही दूषित कर दिया है। हालांकि झाओ हाई अपनी ही बातों से खुद को नीचा दिखा रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोग मूर्ख नहीं थे।
ये लोग जानते थे कि टेरी ने अतीत में क्या किया था। इसी वजह से किसी ने भी मेगन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। झाओ हाय और टेरी को आमने सामने की टक्कर में देखकर ये लोग उत्सुक और उत्साहित हो गए। टेरी का चेहरा पीला पड़ गया, उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और फिर भीड़ की ओर मुड़ गया। सभी लोग कृपया भोज के लिए हॉल में प्रवेश करें। फिर उन्होंने झाओ हाय की ओर मुड़कर कहा, मैं काउंट बुडा को भी आमंत्रित कर रहा हूं। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं श्री टेरी का आभारी हूं। श्री टेरी का मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। फिर वह मेगन और अन्य लोगों को हॉल की ओर ले गया और गुस्से से लाल चेहरे वाले टेरी को वहीं छोड़ दिया। टेरी के साथ आए लोग कुछ मनोरंजक देखना चाहते थे और वे निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने हाव भाव से ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन टेरी और झाओ हाय के आपस में बातचीत करने का तरीका देखकर उन्हें पता चल गया कि हॉल के अंदर कुछ दिलचस्प होने वाला है। अंदर जाने के बाद जैसन के साथ साथ झाओ हाय, लॉरा और अन्य लोगों से अलग हो गया। जैसन ने झाओ हाय के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम सच में अपनी बातों में माहिर हो। क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज यहाँ मौजूद होगे। झाओ हाय मुस्कुराए और बोली, मैं क्यों ना आऊं। मैं आज उसका चेहरा देखना चाहती हूँ और यह भी कि टेरी मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। सच कहूं तो मैं काफी निराश हूं। अगर रॉबर्ट परिवार के सभी वारिस ऐसे ही हैं तो मुझे निराश होना स्वाभाविक है। जेसन मुस्कुराया, तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। टेरी सीधा साधा आदमी नहीं है। जिस तरह से उसने आज तुम्हारे साथ बर्ताव किया, मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ योजना बनाई है। तुम्हें पहले ही वापस चले जाना चाहिए था। झाओ हाय ने जेसन की ओर देखा, वह जानता था कि जेसन की चिंता सच्ची थी। जेसन नहीं चाहता था कि झाओ हाय को यहाँ अपमानित होना पड़े। झाओ हाय थोड़ा मुस्कुराया और चारों ओर देखा, फिर जेसन के करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोला, नहीं, मैं आज वापस नहीं जा सकता। मुझे यहाँ आना ही होगा ताकि सब मुझे देख सके। जेसन एक समझदार व्यक्ति है, उसने झाओ हाय का नाम सुनते ही तुरंत समझ लिया। उसने झाओ हाय की ओर मुड़कर कहा, आज रात। झाओ हाय ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। जेसन ने चिढ़कर कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैंने तुमसे नहीं पूछा तो तुम मुझे नहीं बताओगे। झाओ हाय ने चारों ओर देखा, फिर जेसन से फुसफुसाते हुए कहा, गुस्सा मत हो, जितना कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है। अगर सबको पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। शक से बचने के लिए लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये किया है। इसके बारे में किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं। जेसन ने नाक सिकोड़ी, फिर उसने अपनी शराब पी ली। भले ही उसने झाओ हाय को जवाब न दिया हो, झाओ हाय जानता था कि जेसन उसकी बात समझ गया है। जेसन एक सच्चा दोस्त है, झाओ हाय को उस पर शक नहीं होगा। वह जानता था कि जेसन जरूर सच बताएगा। भोज का आयोजन सुचारू रूप से हुआ। कार्यक्रम के दौरान जेसन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति झाओ हाय से बात करने नहीं आया। ऐसा कहा जा सकता है कि झाओ हाय एकांत में थे। झाओ हाय जेसन के साथ एक तरफ बैठ गया। जेसन ने वहां मौजूद लोगों को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, ये सभी लोग उन परिवारों के वंशज हैं जिनके टेरी के परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। वैसे टेरी ने मेरे दूसरे भाई को आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने उसकी जगह ले ली। लगता है आज रात लोग दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे। झाओ हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। दोस्ताना व्यवहार न करने में क्या बुराई है? उनके रवैये से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, चिंता मत करो। लॉरा और बाकी लोगों की स्थिति झाओ हाय से बिल्कुल अलग थी। वे लोगों से घिरे हुए थे और स्वाभाविक रूप से उनका पूरा ध्यान मेगन पर था, जिससे वे लॉरा और बाकी लोगों को नजरअंदाज कर रहे थे। इसके अलावा वे मेगन से अजीब तरह से बात कर रहे थे। वे लगातार झाओ हाय के बारे में बुरा भला कह रहे थे, जबकि बीच बीच में टेरी के लिए कुछ अच्छे शब्द भी बोल रहे थे। टेरी के तरीके को देखकर लॉरा और बाकी लोग उपहास किए बिना नहीं रह सके। ऐसा तरीका तो केवल कमजोर ही कहा जा सकता था, उसमें कुछ भी खास नहीं था। इसी क्षण टेरी अचानक ऑर्केस्ट्रा की ओर बढ़ा और अपने हाथ में रखे प्याले को बजाया। उसने सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन लगता है माहौल कुछ नीरस हो गया है। क्यों ना हम सब मिलकर एक प्रस्तुति दें? आपका क्या विचार है? झाओ हाय के मुंह से शराब लगभग निकल ही गई। जेसन ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? झाओ हाय ने जेसन को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मैं वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता, नाच नहीं सकता और कविताएं नहीं लिख सकता। हाँ, लॉरा और बाकी सब ने पहले ही ये देख लिया था। टेरी मुझसे निपटने के लिए सच में यही तरीका अपनाएगा। जब जेसन ने झाओ हाय की बात सुनी तो वह घबरा गया। उसने तुरंत झाओ हाय से पूछा, क्या तुम सच में कविताएं नहीं लिख सकते, नाच नहीं सकते, वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते? क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं? झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सीख नहीं पाता। झाओ हाय के बेपरवाह चेहरे को देखकर जेसन और भी चिंतित हो गया। तो फिर तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर तुम प्रदर्शन नहीं कर पाए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। भविष्य में कोई भी तुम्हें अपने समूह में नहीं रखना चाहेगा। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, मैं ठीक रहूंगा। मैंने इस बारे में भी सोचा है और स्वाभाविक रूप से इससे निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तक कई रईस अपनी प्रस्तुतियां दे चुके थे। उन्होंने कविता पाठ करने और वाद्य यंत्र बजाने के अलावा और कुछ नहीं किया। जब जेसन ने टेरी को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि आज टेरी ही झाओ हाय से निपटेगा। जब एक वाद्य यंत्र बजाने वाले ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया तो जेसन आगे बढ़ा और बोला, अब मेरी बारी है। फिर वह बैंड के पास गया और वीणा बजाने लगा। झाओ हाय को पता था कि जेसन समय बिता रहा है। जेसन को खेलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। झाओ हाय मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जेसन सच में बहुत ख्याल रखने वाला है। हालांकि जेसन के लिए पूरे भोज के दौरान प्रदर्शन करना असंभव था। भले ही उसने कुछ देर की हो, फिर भी उसे बजाना बंद करना पड़ा।
इसी क्षण टेरी की निगाहें झाओ हाई की ओर घूम गईं। लेकिन झाओ हाई ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह इस समय काय एर से बात कर रहा था। जेसन को खेलते हुए देखकर उसने फैसला किया कि अब उन्हें अपना अभियान शुरू करना होगा। झाओ हाई ने उन्हें 1 घंटे की समय सीमा दी थी। जेसन का प्रदर्शन 20 मिनट तक चला, यानी लगभग 50% समय बीत चुका है। इस समय तक कुछ समूह अपना काम पूरा कर चुके थे। झाओ हाई का अनुमान बिल्कुल सटीक था, काय एर द्वारा एकत्रित जानकारी काम आई। उसके द्वारा भेजे गए मरे हुए लोग मारने के लिए आगे बढ़े, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे काम जल्दी पूरा कर लें। भले ही उनके पास काम खत्म करने के लिए 1 घंटा ही क्यों न हो, जल्दी खत्म करना ही बेहतर था। झाओ हाई को सबसे तेज टीम द्वारा काम पूरा करने में लगे समय से आश्चर्य हुआ। उस समूह ने सब कुछ 10 मिनट में पूरा कर लिया। ये समूह मरे हुए हथियारों से बना था, उनकी हरकतें बहुत तेज थीं। 10 मिनट के भीतर उन्होंने सब कुछ निपटा दिया। टीम द्वारा दुकान को जलाने से पहले काय एर ने दुकान का सारा सामान भी अंतरिक्ष में सुरक्षित रख लिया था। जैसे ही झाओ हाई ने ऑपरेशन के बारे में सोचना बंद किया, जेसन का प्रदर्शन भी लगभग समाप्त होने वाला था। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने झाओ हाई को पूरी तरह जगा दिया। झाओ हाई ने जेसन को देखा, जो इस समय मंच से नीचे उतर रहा था। हालांकि जेसन का प्रदर्शन बहुत सफल रहा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। वह बस ठंडेपन से टेरी को देखता हुआ धीरे धीरे अपनी सीट पर लौट गया। टेरी ने जेसन की नजर को नहीं देखा, क्योंकि उसकी निगाहें झाओ हाई पर टिकी थीं। फिर वह मंच पर चढ़ गया और बोला, आज सबका प्रदर्शन बहुत शानदार था। क्यों न हम काउंट बुढ़ा को भी कुछ दिखाने के लिए आमंत्रित करें। स्वाभाविक रूप से भीड़ टेरी का भरपूर समर्थन कर रही थी। झाओ हाई को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपना शराब का गिलास एक नौकर को सौंप दिया और धीरे धीरे मंच पर चले गए। टेरी मंच पर खड़ा होकर झाओ हाई को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। झाओ हाई से निपटने से पहले उसने उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन कर ली थी। वह जानता था कि झाओ हाई कमजोर नहीं है, वह एक डार्क मेज था, और हालांकि टेरी को यह नहीं पता था कि उसे यह शक्ति कहां से मिली, लेकिन वह इसे झाओ हाई की संयोगवश हुई मुलाकात ही मान सकता था। हालांकि प्रदर्शन की बात करें तो टेरी को पूरा यकीन था कि झाओ हाई उसमें बेहद खराब प्रदर्शन करेगा। टेरी ने पहले ही जांच कर ली थी और उसे पता था कि एडम एक रंगीन मिजाज का लड़का है। हालांकि हाल ही में झाओ हाई काफी असाधारण हो गया था, लेकिन बचपन में उसमें न तो ज्ञान था और न ही कौशल। जादुई औषधि से जादू को सुधारा जा सकता है, लेकिन प्रदर्शन की प्रतिभा, टेरी को ऐसा नहीं लगता। उसने ऐसी किसी औषधि के बारे में नहीं सुना था जो नृत्य, कविता और वाद्य यंत्र बजाने की प्रतिभा को बढ़ाती हो। क्योंकि टेरी ने इस बात को ध्यान में रखा था, इसलिए उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए यह दिन चुना। उसे झाओ हाई को अपमानित करना ही था। वह चाहता था कि झाओ हाई रोसेन साम्राज्य के कुलीन वर्ग से हमेशा के लिए बहिष्कृत हो जाए। झाओ हाई मंच पर खड़े होकर टेरी के गर्वित चेहरे को देख रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अचानक बहुत शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये भोज विशेष रूप से मेरे लिए ही आयोजित किया गया है। मेरे जैसे रुतबे वाले व्यक्ति के लिए ऐसा सम्मान मिलना नामुमकिन था। चूंकि श्रीमान टेरी ने मुझे प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया है, तो मना करना असभ्य होगा। पिछली प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थीं, इससे मुझे रोसेन साम्राज्य की युवा पीढ़ी के प्रति गहरी श्रद्धा हो गई है। चूंकि सभी लोग मुझे प्रस्तुति देते देखना चाहते हैं, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं पहले से ही माफी मांगता हूं। लेकिन मेरा अकेले प्रस्तुति देना कोई खास बात नहीं होगी। मैं अपनी मंगेतरों को भी साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। क्या आप सभी इसके लिए सहमत होंगे? झाओ हाई के आत्मनिंदा भरे रवैये ने वहां मौजूद सभी लोगों को यह महसूस कराया कि कुछ भी गलत नहीं है। ये जानते हुए कि लौरा और अन्य बेहद खूबसूरत महिलाएं प्रस्तुति देने वाली हैं, उपस्थित लोगों ने स्वाभाविक रूप से जोरदार तालियां बजाईं। दूसरी ओर टेरी के चेहरे पर बेहद अप्रिय भाव थे। जब टेरी ने झाओ हाई का नाम सुना तो वह तुरंत समझ गया कि झाओ हाई ने इस पल के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी, वरना वो लौरा और बाकी लोगों को मंच पर अपने साथ आने के लिए न कहता। इससे टेरी बहुत निराश हुआ। फिर भी वह झाओ हाई का प्रदर्शन देखना चाहता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कलात्मक प्रतिभा के बिना कोई व्यक्ति इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अध्याय 474 दृष्टिकोण में परिवर्तन। जैसन ने मंच पर झाओ हाई की उपस्थिति देखी और मुस्कुराया। अचानक उसकी चिंता दूर हो गई। हालांकि वह झाओ हाई को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह समझ गया था कि झाओ हाई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुपचाप हार मान ले। वह बिना तैयारी के आने वाला भी नहीं था। उसे इतना शांत देखकर लगता था कि वह तैयार है। जैसन की सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। ये सोचते हुए जेसन बार बार झाओ हाई और टेरी की तरफ देखने लगा। उसके होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कल के लिए बहुत उत्सुक था। वह देखना चाहता था कि झाओ हाई कैसे पलटवार करता है। कम से कम जेसन को इतना यकीन था कि झाओ हाई रॉबर्ट परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इन सब बातों का जेसन से कोई लेना देना नहीं था। रॉबर्ट परिवार की बदकिस्मती से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय लौरा और अन्य लोग मंच पर खड़े हो चुके थे। मंच पर खड़ी इन खूबसूरत महिलाओं ने स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। वहीं उनके आगे खड़ा झाओ हाई बेहद महत्वहीन लग रहा था। लौरा और बाकी लोगों की तरफ भीड़ को आकर्षित होते देख झाओ हाई असहज महसूस करने लगा। वह एक पुरुष था और उसके पीछे खड़ी महिलाएं उसकी मंगेतरें थीं। इन लोगों की निगाहें उसके सामने हरी हो उठना उसे वाकई अजीब लगा। झाओ हाई ने हल्की खांसी की, फिर लौरा और अन्य लोगों की ओर मुड़कर इशारा किया। महिलाओं ने सिर हिलाया और ऑर्केस्ट्रा की ओर मुड़कर कुछ चर्चा करने लगी। संगीतकारों ने महिलाओं की बात नहीं मानी और तुरंत उन्हें 4 प्रकार के वाद्य यंत्र दे दिए। लौरा ने वीणा, मेगन ने सेलो, मेगन ने बांसुरी और नीर ने वायलिन बजाए। समूह को तैयार देखकर झाओ हाई ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मुझे नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना और कविता लिखना नहीं आता, इसलिए मुझे गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे प्रदर्शन से नाराज नहीं होंगे। फिर उन्होंने लौरा और अन्य लोगों की ओर मुड़कर सिर हिलाया।
मंच के सामने बैठे लोगों को झाओ हाई के गाने की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर कुलीन लोग गायन का अभ्यास नहीं करते थे। इसकी वजह ये थी कि इसे सीखना बहुत कठिन था। आर्क महाद्वीप में गीतों का मतलब अक्सर ओपेरा होता था। अगर लंबे समय तक अभ्यास न किया जाए तो सार्वजनिक रूप से प्रस्तुति देना संभव नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ओपेरा का अध्ययन करने के लिए प्रतिदिन स्वरयंत्रों को तैयार करना पड़ता था, जो कुलीनों के लिए बहुत श्रमसाध्य था, और यही कारण था कि इसे सीखने वाले लोगों की संख्या कम थी। जब भीड़ ने झाओ हाई को गाते सुना तो वे स्तब्ध रह गए। सब झाओ हाई को निहारते रहे। मधुर संगीत बेहद सुकून देने वाला था, मानो उनके दिलों को छू रहा हो। हालांकि गाने में दुख का भी पुट था, जिससे भीड़ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल जकड़े जा रहे हों, उनका पूरा शरीर धीरे धीरे उदासी से घिर रहा हो। बेड ऑफ क्राइसेंथेम्स गाना असल में मौजूदा हालात के लिए सही नहीं था, क्योंकि यह गाना एक फिल्म में बजाया गया था। जो लोग गुलदाउदी का फूल देख ही नहीं पाए, वे उस फूल से जुड़ी भावना को कैसे समझ सकते थे। यह अजीब है, लेकिन कभी कभी गाने के बोल को समझना जरूरी नहीं होता, फिर भी उसका भाव समझ में आ जाता है। वैसे माइकल जैक्सन के कई ऐसे प्रशंसक थे जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। बेड ऑफ क्राइसेंथेम्स शायद माइकल जैक्सन के गानों के मुकाबले उतना लोकप्रिय न हो, लेकिन आर्क महाद्वीप के लोगों के लिए ये गाना फिर भी समझ से परे था। इसकी वजह ये थी कि इस महाद्वीप में पहले इस तरह की गायन शैली प्रचलित नहीं थी। साथ ही क्राइसेंथेमम शब्द भी उनके लिए अनजान सा लगता था। कई बार विदेशी शब्द फायदेमंद साबित होते हैं। जब भी कोई विदेशी शब्द सामने आता है, वह हमेशा नया और दिलचस्प लगता है। कुछ ही देर में झाओ हाई ने बेड ऑफ क्राइसेंथेम्स गाना समाप्त कर दिया। उनके मुंह बंद करने के बाद भी हॉल में सन्नाटा पसरा रहा। शायद इसलिए क्योंकि दर्शक अभी भी इस असाधारण गीत में मग्न थे। अचानक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जो लोग अभी भी टकटकी लगाए देख रहे थे, वे भी मुड़कर आवाज के स्रोत को देखने लगे। झाओ हाई ने भी तालियों की आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश की। तब उसने देखा कि ताली बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेसन था। यह व्यक्ति सबसे पहले होश में आया था, इसलिए उसने सबसे पहले ताली बजाई। जब भीड़ ने जेसन को देखा तो वे तुरंत संभल गए। फिर तुरंत ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। झाओ हाई और अन्य लोग एक कतार में खड़े हुए और मंच से नीचे उतरने से पहले भीड़ को प्रणाम किया। ये सभी युवक जोश से भर उठे। इन सभी को टेरी ने आमंत्रित किया था, और इनमें से किसी की भी सामाजिक स्थिति टेरी से बहुत खराब नहीं थी, बल्कि इन सभी के टेरी के परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। इसलिए जब टेरी ने उनसे झाओ हाई को अपमानित करने में मदद करने के लिए कहा तो वे सभी खुशी खुशी तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने झाओ हाई को गाते सुना तो वे अचानक टेरी के अनुरोध को भूल गए। झाओ हाई के मंच से उतरते ही वे तुरंत उनके चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने झाओ हाई से गाने के बारे में पूछा, क्योंकि उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया था। झाओ हाई ने इन लोगों से भी बातचीत की और हंसे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने गाना कैसे सीखा तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि उन्हें अकेले में गाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्हें पता था कि इस तरह के गाने ओपेरा में नहीं गाए जा सकते, इसलिए उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। टेरी का चेहरा पीला पड़ गया था जब वह झाओ हाई को घूरता हुआ खड़ा था। उसने इन लोगों से झाओ हाई को अपमानित करने में मदद करने का अनुरोध किया। जाहिर है वह न केवल झाओ हाई को शर्मिंदा करना चाहता था, बल्कि झाओ हाई और इन लोगों के बीच दरार भी डालना चाहता था। अगर दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे पर बुरा प्रभाव छोड़ते हैं तो बाद में उनके दोस्त बनना बहुत मुश्किल होगा। पहली छाप बहुत मायने रखती है। टेरी को इस बात का पता था, इसलिए उसकी योजना बहुत सरल थी। वह इन युवा रईसों के सामने झाओ हाई को बदनाम करेगा। भविष्य में वे झाओ हाई के प्रति असहज महसूस करेंगे, उसे अपने समूह से बाहर रखेंगे और उससे दोस्ती करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं लगा था कि झाओ हाई वास्तव में धैर्य रखेगा, और उसने खुद को उपहासित करते हुए इन युवा रईसों को नाराज नहीं किया। और फिर बाद में अपने नए और अनोखे गीत से उसने उन रईसों को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत भी की। ये स्पष्ट था कि टेरी की योजना पूरी तरह विफल हो गई थी। जैसन ने झाओ हाई को घेरने में अन्य रईसों का साथ नहीं दिया। झाओ हाई के साथ उसका रिश्ता इन लोगों से बिल्कुल अलग था। वह देख सकता था कि झाओ हाई उनके साथ क्या कर रहा है, इसलिए एक सच्चे दोस्त के तौर पर उसने दखल नहीं दिया और उसे लगा कि उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जेसन टेरी पर नजर रख रहा था। जेसन बचपन से कार्सन सिटी में रहता था, इसलिए वह शहर के युवा रईसों के स्वभाव से भलीभांति परिचित था। वह मेगन से भी ज्यादा समझता था कि टेरी कितना शातिर है। उसे डर था कि टेरी के पास झाओ हाई से निपटने का कोई और तरीका हो सकता है। टेरी ने झाओ हाई की ओर देखा। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध भरा हुआ था। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि झाओ हाई उसके द्वारा उसे अपमानित करने की योजना को नाकाम करने में कामयाब हो गया। ये सोचते ही टेरी की आंखों में तुरंत भाव मिट गए। फिर वह मंच की ओर बढ़ा और अपने हाथ पर रखे गिलास को धीरे से थपथपाया। सब लोग तुरंत हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इस समय भीड़ को टेरी का अनुरोध याद आया और उन्होंने सोचा कि फिलहाल किसी को इसकी परवाह नहीं है। वे अब टेरी के थोड़े चिड़े हुए चेहरे को देख रहे थे। ये लोग मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए थे कि टेरी स्पष्ट रूप से झाओ हाई को निशाना क्यों बना रहा था। हालांकि टेरी ने झाओ हाई के बारे में उन्हें बुरी बातें बताई थीं, लेकिन भोज में झाओ हाई का प्रदर्शन देखने के बाद इन सभी रईसों ने उसकी सराहना की और उसके प्रति उनका रवैया भी बेहतर हो गया। वास्तव में वे टेरी से कहीं अधिक झाओ हाई को पसंद करने लगे थे। टेरी बहुत अहंकारी था और हमेशा अपनी मनमानी करना चाहता था। इसी वजह से इन रईसों के मन में टेरी के प्रति नकारात्मक धारणा बन गई थी। अब जब उन्होंने मंच को दोबारा देखा तो उन्हें पता चल गया कि टेरी झाओ हाई से जरूर डरा हुआ होगा, जिससे उनकी घृणा और भी बढ़ गई। सबको पता था कि झाओ हाई ने टेरी को नाराज नहीं किया था। उनके बीच की नफरत की वजह मेगन थी। सभी जानते थे कि टेरी मेगन के साथ पला बड़ा था, लेकिन इतने समय बाद भी मेगन का टेरी के प्रति व्यवहार न तो गर्मजोशी भरा था और न ही ठंडा। फिर भी टेरी ने साफ कह दिया था कि कोई भी मेगन के पास नहीं जा सकता।
अब जब मेगन की शादी हो चुकी थी तब भी उसने झाओ हाई पर डोरे डाले। इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यह एक महान रईस के लिए उचित तरीका नहीं था। टेरी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। इस समय वह सिर्फ झाओ हाई को हराने के बारे में सोच रहा था। इसलिए जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो मुस्कुराते हुए बोला, काउंट बुडा का प्रदर्शन वाकई बहुत शानदार था। कृपया सभी लोग उनके लिए तालियां बजाएं। जब भीड़ ने उसे झाओ हाई की उपाधि का जिक्र करते सुना तो वे और भी ज्यादा नाराज हो गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास काउंट की उपाधि थी। जब वे झाओ हाई को नीचा दिखाना चाहते थे तब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन अब टेरी द्वारा उपाधि का जिक्र करने से उन्हें टेरी की क्रूरता का एहसास हुआ। फिर भी वे रॉबर्ट परिवार के महल में थे, उन्हें परिवार की इज्जत बचानी थी। इसलिए उन सभी ने ताली बजाई, लेकिन उत्साह से भरी नहीं। टेरी ने 2 सेकंड तक गिनती की और फिर हाथ हिलाया, जिससे तालियां धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। जब उसने सुना कि तालियां बंद हो गई हैं, तो टेरी ने आगे कहा, तालियों से मुझे लगता है कि काउंट बुडा को गाते हुए सुनकर सभी को जो भावनाएं महसूस हुई, मैं भी उनसे सहमत हूँ। एक अपूर्णता का भाव है। मैं काउंट बुडा से फिर से मंच पर आने का अनुरोध करना चाहता हूँ, लेकिन गाना बहुत उबाऊ था, इसलिए काउंट बुडा को कुछ और करना चाहिए। मंच के नीचे मौजूद लोग मूर्ख नहीं थे। टेरी की बातें सुनकर वे समझ गए कि टेरी क्या करना चाहता है। ऐसा लगता है कि टेरी हर हाल में झाओ हाई को अपमानित करना चाहता था। ऐसा करके टेरी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उसने अपनी संकीर्ण सोच को उजागर किया। वह बेहद हताश व्यक्ति जैसा लग रहा था, जिससे भीड़ ने उसका तिरस्कार किया। टेरी को इनमें से किसी बात की परवाह नहीं थी। वह गर्व से मंच के ऊपर खड़ा हुआ और बोला, मैं काउंट बुडा को फिर से आमंत्रित करता हूँ। झाओ हाई ने टेरी की ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। वह जानता था कि टेरी अब असमंजस में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज रात की घटनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। झाओ हाई धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। इससे लौरा और बाकी लोग चिंतित हो गए। वे जानते थे कि झाओ हाई पूरे दिन उनके साथ गाने का अभ्यास कर रहा था। इस बार उन्हें नहीं पता था कि झाओ हाई कैसा प्रदर्शन करेगा। क्या आज उसकी वाकई बेइज्जती होगी? झाओ हाई मंच पर खड़े होकर भीड़ की ओर देखने लगे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, अफसोस की बात है कि श्री टेरी ने मुझे गाने की अनुमति नहीं दी, वरना मैं आज रात को अपना कॉन्सर्ट बना लेता। भीड़ हंस पड़ी। इसके बाद झाओ हाई ने आगे कहा, काफी देर हो चुकी है, मुझे परिवार में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं ये छोटा सा प्रदर्शन कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे नीचे बैठे लोगों से माफी मांगनी है और मुझे श्री टेरी से भी माफी मांगनी है। अध्याय 475 विशाल फसलें। झाओ हाई के जाने की घोषणा किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। वे जानते थे कि झाओ हाई अब टेरी की चाल में और हिस्सा नहीं लेना चाहेगा। सच कहें तो झाओ हाई का अब तक सब कुछ सहन करना उनके लिए उनके प्रति सम्मान को और भी बढ़ा देता था। हालांकि टेरी झाओ हाई के जाने की घोषणा से सहमत नहीं था, लेकिन उसे रोकना भी ठीक नहीं होता। इसलिए वह झाओ हाई की ओर वाइन का गिलास उठाकर सहमति जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर मंच के पीछे बैठे लोगों की ओर झुककर कहा, चूंकि श्री टेरी नहीं चाहते कि मैं गाऊं, इसलिए मैं नहीं गाऊंगा। कुछ समय पहले जब मैं समुद्र किनारे गया था तब मैंने गलती से 2 पंक्तियां लिख डाली थी। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया उनकी सराहना करें। जब सबने झाओ हाई की कविता सुनी तो सब निराश हो गए। सिर्फ 2 पंक्तियां, भला इसे कविता कैसे कहा जा सकता है? भीड़ में मौजूद हर कोई समझ गया था कि आज शाम झाओ हाई को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लौरा और बाकी लोगों के चेहरे के भाव भी अच्छे नहीं थे। केवल टेरी के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसे यकीन था कि वही जीत गया है। झाओ हाई ने भीड़ के भावों को देखा और हल्की सी मुस्कान रोके नहीं रख सका। जब मैं अतीत में समुद्र गया था तो मैं भगवान की कृपा दिवस की तैयारी के लिए कुछ समुद्री जादुई जीवों को महाद्वीप पर लाने में कामयाब रहा था। इस कविता को लिखने की प्रेरणा इन्हीं जादुई जीवों से मिली है। मैं केवल कुछ शब्द ही लिख पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसका संदेश समझ पाएंगे और इसका भाव बहुत गहरा है। मंच के नीचे खड़े लोग चिंता से झाओ हाई की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि झाओ हाई इतनी छोटी कविता के माध्यम से संदेश कैसे दे सकते हैं। झाओ हाई ने भीड़ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग किकड़े खा चुके हैं। ये कविता उन्हीं के बारे में है। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कृपया इसे सराहें। फिर उन्होंने गला साफ किया, भीड़ पर नजर डाली और फिर गर्व से भरे टेरी पर अपनी निगाहें टिका दी। झाओ हाई ने धीरे से मुंह खोलते हुए कहा, मैं अक्सर किकड़ों को ठंडी निगाहों से देखता हूं, लेकिन मुझे हमेशा उनमें इतना गर्व नजर आता है। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। वह जगह उसके गाने के बाद के समय से भी ज्यादा शांत हो गई थी। हा 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 हा। अचानक जोरदार हंसी की आवाज आई, जिससे सन्नाटा टूट गया। झाओ हाई को हंसने वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि यह जेसन ही था। जेसन की जोरदार हंसी ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया। हॉल में मौजूद सभी लोग इस समय हंस रहे थे। लोगों को समझ आ गया था कि झाओ हाई की कविता किसके बारे में थी। ये युवा रईस धीरे धीरे झाओ हाई को अधिकाधिक पसंद करने लगे। यदि इतने समय बाद भी झाओ हाई का संघर्ष जारी रहता तो वे उसे नापसंद करने लगते। इसका कारण ये था कि वे झाओ हाई को एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में देखते। यहाँ तक कि यदि वह भविष्य में पलटवार भी करता तो भी वे उसे एक शातिर खलनायक ही मानते। हालांकि जब झाओ हाई ने अपनी 2 पंक्तियां बोली तो लोग तुरंत समझ गए कि झाओ हाई का मतलब क्या था। झाओ हाई स्पष्ट रूप से किसी को डांट रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा भी किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भीड़ जानती थी कि टेरी कुछ नहीं कह सकता। अगर टेरी हंगामा करता तो न केवल उसकी बेइज्जती होती, बल्कि वह ये भी साबित कर देता कि उसी का मजाक उड़ाया गया है। ये चाल शानदार थी, बहुत ही शानदार। झाओ हाई मंच पर खड़े हुए और फिर दर्शकों को प्रणाम करते हुए बोले, सभी को नमस्कार। चूंकि मुझे कुछ पारिवारिक कार्य निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। मैं श्री टेरी को मनोरंजन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
इसके बाद उन्होंने दोबारा प्रणाम किया और बाहर निकलने की ओर चल दिए। कुछ युवा रईस झाओ हाई के जाने पर उनके पीछे पीछे चले, मानो वे उनका समर्थन कर रहे हों। टेरी वहां पीला पड़ा चेहरा लिए खड़ा था। वह जानता था कि कल रोसेन साम्राज्य के रईसों के बीच उसका खूब मजाक उड़ाया जाएगा। लौरा और अन्य लोग भी मुस्कुराते हुए झाओ हाई के पीछे पीछे बाहर चले गए। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो झाओ हाई ने पीछे मुड़कर सभी रईसों को अंतिम प्रणाम किया और फिर परिसर से विदा हो गया। हालांकि इन रईसों को झाओ हाई पसंद था, फिर भी उन्हें रॉबर्ट परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी, इसलिए वे झाओ हाई के जाने के तुरंत बाद वहां से नहीं गए। हालांकि उनमें से हर कोई झाओ हाई और टेरी को एक अजीब से भाव से देख रहा था। जेसन को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, इसलिए वह झाओ हाई के साथ चला गया। नौकरों को हॉल के अंदर हुई घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें टेरी से पहले ही आदेश मिल चुका था। झाओ हाई के जाने पर उन्हें कुपोषित घोड़े वाली गाड़ी ही दी जाएगी। हालांकि भले ही जेसन का क्रूक परिवार 1000 साल पुराना खानदान न हो, फिर भी उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए झाओ हाई की कुपोषित घोड़े वाली गाड़ी के अलावा नौकर एक अलग गाड़ी भी लाए थे। जेसन को दूसरी गाड़ी की कोई परवाह नहीं थी, वह सीधे आगे बढ़ा और झाओ हाई की गाड़ी में बैठ गया। लौरा और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आ गए। जब सब बैठ गए तो जेसन हंसते हुए बोला, वाह लिटिल हाई, तुमने कमाल कर दिया। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने टेरी का चेहरा देखा तुम्हारी कविता सुनने के बाद? हाँ हाँ हाँ, उसका चेहरा तो काला पड़ गया, मुझे डर है कि कहीं वो खून की उल्टी न कर दे। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, लेकिन अगर उसने आज खून की उल्टी नहीं की तो कल जरूर करेगा। हाँ हाँ। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई की आवाज ध्वनिरोधक जादू के प्रभाव में थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि बाहर मौजूद नौकरों को उनकी बातें सुनाई दे जाएंगी। लौरा और बाकी लोग बस मुस्कुराते हुए बैठे रहे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई के पास ऐसी कविता होगी जो टेरी को अवाक कर देगी। गाड़ी जल्दी ही सैवेज वुल्फ किले के बाहर पहुंच गई। झाओ हाई और जेसन अपनी गाड़ी से उतरे और एक दूसरे को अलविदा कहा। वे अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हुए और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर गए। अपनी गाड़ी में सवार होने के बाद झाओ हाई तुरंत अंतरिक्ष में लौट आया। जैसे ही वह हॉल से निकला, ऑपरेशन की 1 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई। झाओ हाई ये देखना चाहता था कि इस बार क्या होता है। अंतरिक्ष में पहुंचते ही ग्रीन और कुन के मुस्कुराते चेहरे ने उनका स्वागत किया। उनके भाव देखकर झाओ हाई को राहत मिली, ऐसा लग रहा था मानो ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो गया हो। झाओ हाई और बाकी लोगों को आते देख ग्रीन और कुन ने तुरंत उन्हें बैठने को कहा और ग्रीन ने बताया, युवा मालिक, अभियान बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमने न केवल रॉबर्ट परिवार के लोगों को खदेड़ दिया, बल्कि उनके भंडार भी लूट लिए, यहाँ तक कि ईंटें और लकड़ी भी नहीं छोड़ी। अगर वे अपनी दुकानों में लगी आग को बचा भी लेते तो भी वे उसे दोबारा नहीं बना पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार हमें 10 मिलियन टन से अधिक जीवन सामग्री मिली है। हमें 10 मिलियन सोने के सिक्के, 20 मिलियन चांदी के सिक्के और 100 मिलियन तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इन ईंटों और लकड़ी से 500 इमारतें बनाई जा सकती हैं। इस बार हमें बहुत लाभ हुआ है। झाओ हाई ने सोचा भी नहीं था कि इस बार उन्हें इतना कुछ मिलेगा। उसने ग्रीन की तरफ देखकर पूछा, हमें इतना सब कुछ कैसे मिल गया? ग्रीन मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की कृपा का दिन अभी अभी बीता है। उस दिन महाद्वीप भर की कई दुकानों में बहुत सारा सामान स्टॉक में रखा जाता है। ईश्वर की कृपा के दिन से पहले के दिनों में दुकानें खूब सामान बेचती हैं। इसी वजह से ईश्वर की कृपा का दिन बीत जाने के बाद दुकानों को दोबारा स्टॉक भरने की जरूरत पड़ती है, जिससे उनके पास इतना सारा सामान जमा हो जाता है। इसके अलावा उन्हें कुछ दिन पहले ही मुनाफा भी हुआ था, इसलिए इस बार इतना सारा सामान मिलना स्वाभाविक था। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, कर्मचारियों का क्या हुआ? क्या वे मर गए? क्या प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की गई? ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, युवा स्वामी निश्चिंत हो सकते हैं, काय एयर के अनुसार सभी कर्मचारियों का निपटारा कर दिया गया है। कोई भी गवाह जीवित नहीं बचा होगा। इसके अलावा हमने तलाशी अभियान के दौरान कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। साथ ही हमने कार्रवाई शुरू करने से पहले काले जादू का प्रयोग किया, ताकि अंदर क्या हो रहा है यह कोई न देख सके। जादू देखने वाले सभी लोग मारे गए। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा है, देखते हैं रॉबर्ट परिवार इसे कैसे संभालता है। वैसे भी जब राक्षस आएंगे तो हमें उनके खाने पीने और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। ग्रीन भी मुस्कुराया, हजारों साल पुराने कबीले सचमुच असाधारण थे। अगर उन्होंने रॉबर्ट परिवार पर हमला न किया होता तो उन्हें ये सामान न मिलता। इन चीजों से 100,000 लोगों को बसाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा वे लूटे हुए सामान का इस्तेमाल मरफोर्ड और बीस्टमैन के साथ व्यापार करने के लिए भी कर सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें बहुत सारे चांदी और तांबे के सिक्के मिल गए थे, जिससे वे आयरन माउंटेन फोर्ट के अंदर एक मुद्रा प्रणाली स्थापित कर सकते थे। अब वे वस्तु विनिमय और वेतन देने की झंझट से छुटकारा पा सकते थे। हालांकि आयरन माउंटेन किले में किसी न किसी प्रकार की मुद्रा प्रणाली थी, लेकिन प्रचलन में चांदी और तांबे के सिक्कों की मात्रा बेहद कम थी। सोने के सिक्के सबसे आम प्रकार के सिक्के थे, इसलिए लोग झाओ हाई की दुकान में अपने उत्पादों का व्यापार करते समय तकनीकी रूप से सिक्के प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये सुविधाजनक नहीं था। ये व्यवस्था केवल इसलिए काम कर रही थी क्योंकि झाओ हाई के क्षेत्र में अभी भी लोगों की संख्या कम थी। भविष्य में जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गड़बड़ी पैदा होगी। लेकिन अब जब चांदी और तांबे के सिक्कों का इंतजाम हो गया था तो किले में मुद्रा के प्रचलन में कोई समस्या नहीं होगी। कुन मुस्कुराया और बोला, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, इसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए। ताकि लोगों को पता न चले कि हमने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया है, हमने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके इलाके से डार्क मैजिक के सारे निशान मिटा दिए। अब घटनास्थल पर सिर्फ लाइट मैजिक के निशान बचे हैं, जो हमारे सारे सबूतों को छुपा रहे हैं। शायद लोग इस मामले को रेडियंट चर्च से जोड़ दें, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कुन की बात सुनकर झाओ हाई चौंक गया और फिर उसने पूछा, दादा कुन, ये किसका विचार था? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा?
पहले झाओ हाय सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा था कि कोई उसे पहचान न ले। उसने अपने पीछे छोड़े गए निशान को मिटाने के लिए प्रकाश जादू का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी में अभी भी उसकी असाधारण बुद्धि बाकी है। कुन मुस्कुराया और बोला, ये तो बड़ी बात है कि तुमने भी इस बारे में नहीं सोचा। ठीक है, हम सब काफी थके हुए हैं, हमें जल्दी आराम कर लेना चाहिए। कल हमें ब्लैक वेस्टलैंड में इमारतें बनानी है ताकि इस वसंत में आने वाले बीस्टमैन गुलामों के लिए तैयारी हो सके। झाओ हाय ने सिर हिलाया। लालच तुरंत आराम करने नहीं गया। उसने झाओ हाय की ओर देखा और पूछा, युवा स्वामी, भोज कैसा रहा? झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा, सब कुछ सुचारू रूप से हो गया। लौरा और बाकी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने ग्रीन और कुन को टेरी की दावत में हुई घटना के बारे में बताया। जब उन्होंने सब कुछ सुना तो ग्रीन और कुन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाय इस मौके का फायदा उठाकर टेरी को डांटेगा, और तो और झाओ हाय ने उसके सामने ही उसे डांटा। जब समूह अंतरिक्ष के अंदर बातचीत कर रहा था तब बेल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी धीरे धीरे कालसी परिवार के किले की ओर बढ़ रही थी। शु और शुन ड्राइवर की सीट पर उबे हुए भावों के साथ बैठे थे। वे जानते थे कि आज रात एक अभियान है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वे उसमें भाग नहीं ले पा रहे थे। अध्याय 476 जादू रोधी पाउडर। देखने लायक कुछ न देखकर शु ने शुन से कहा, शुन, आज रात के ऑपरेशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें लगता है कि यह सफल होगा? शुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह जरूर सफल होगा। काय, एर और मरे हुओं के साथ असफल होना नामुमकिन है। हाँ, युवा स्वामी ने कहा था कि अगर उन्हें खेती के लिए सही पौधे मिल जाते हैं तो वे हमें ऐसे औषधि दे सकते हैं जिससे हमारी शक्तियां 8वें स्तर तक बढ़ जाएंगी। शु ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी के पक्ष में पहले से ही कई शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद हैं। अगर हम 8वें स्थान पर भी पहुंच जाते हैं तो भी हम युवा स्वामी के लिए कोई खास मददगार साबित नहीं होंगे जब तक कि हम 9वें स्थान पर न पहुंच जाएं। शुन ने आह भरी और कहा, काश 9वें रैंक तक पहुंचना इतना आसान होता। अगर इतना आसान होता तो दादा ग्रीन, दादी मेरिन और दादा कुन अब तक 9वें रैंक पर पहुंच चुके होते। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए शु से कहा, शु, सावधान रहो, मुझे अभी अभी जानलेवा इरादे का आभास हुआ है। शु ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, मैं तुरंत जाकर छोटे मालिक को सूचित करता हूँ। फिर इरादे से एक परछाई प्रकट हुई और उसने गाड़ी के दरवाजों पर 3 बार दस्तक दी। यह एक सांकेतिक नियम था। जैसे ही शु 3 बार दस्तक देती, काय एर को पता चल जाता कि कुछ हुआ है और फिर वह तुरंत झाओ हाय को सूचित कर देती। शु के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनकर काय एर तुरंत विला के बैठक कक्ष में प्रकट हुई और झाओ हाय से कहा, युवा स्वामी, शु ने अभी अभी दरवाजे पर दस्तक दी है, शायद कुछ हुआ है। ग्रीन से बात कर रहे झाओ हाय ने हैरानी से देखा और फिर तुरंत कहा, क्या हुआ? तुरंत मॉनिटर चालू करो। काय एर ने बात मान ली और मॉनिटर चालू कर दिया। मॉनिटर की रेंज मूल 10वीं से कहीं अधिक थी। मॉनिटर को देखते हुए झाओ हाय ने बहुत सारे लाल बिंदु दिखाई दिए। वहां जो लाल बिंदु दिख रहे थे वे स्पष्ट रूप से वे लोग नहीं थे, बल्कि सड़क के दोनों ओर घात लगाकर बैठे लोग थे। इस समय तक गाड़ी उनके घेरे के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। उनकी संख्या देखकर झाओ हाय ने अनुमान लगाया कि वे लगभग 500 लोग थे। इसके अलावा वे सभी कुशल सैनिक थे, जिनमें से अधिकतर 6ठे और 7वें रैंक के थे और कुछ दर्जन 8वें रैंक के भी थे। ये सभी लोग पूरे शरीर पर कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में तरह तरह के हथियार थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास 20 बैलिस्टा भी थे। उचित स्थापना के बिना बैलिस्टा का उपयोग करना असंभव है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इन बैलिस्टा को काफी पहले से तैयार कर लिया था। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक घात लगाकर बैठना चाहिए था। झाओ हैरत में प्रकट हुआ और उसने शु और शुन को अपने देखे हुए के बारे में बताया और उन्हें तैयार होने को कहा। दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए और हिले डुले नहीं। शेष कार्य वह स्वयं संभालेगा। स्वाभाविक रूप से उन दोनों ने झाओ हैम पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वे दोनों झाओ हैम की ताकत से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और केवल स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। झाओ हाय अंतरिक्ष में वापस नहीं लौटा और मॉनिटर पर दृश्य देखते हुए गाड़ी में ही बैठा रहा। इन लोगों के बीच उसने एक घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा जो उनका कमांडर प्रतीत हो रहा था। वह एक बैलिस्टा के पास खड़ा था और बिना पलक झपकाए गाड़ी को ध्यान से देख रहा था। उसने ये भी देखा कि बैलिस्टा में इस्तेमाल किए गए सभी गोला बारूद सीटी बजाने वाले तीर थे। सीटी बजाते तीर को देखते ही झाओ हाय ने तुरंत अपनी नजर दूसरे तीरों की ओर घुमाई और उसे भी वही चीज दिखाई दी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि तीरों पर काले जार बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह प्राचीन पृथ्वी होती तो झाओ हाय शायद समझ जाता कि दूसरा पक्ष विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह एक महाद्वीप था, यहाँ विस्फोटक पदार्थ नहीं है। झाओ हाय उन काले जारों के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन झाओ हाय को अच्छी तरह पता था कि ये बर्तन उसके लिए अच्छे नहीं हैं। तभी उसने दाढ़ी वाले आदमी को आदेश देते हुए देखा। झाओ हाय ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तैयार हो जाओ। दाढ़ी वाले आदमी ने अपना हाथ नीचे की ओर झटकते हुए कहा, छोड़ो। तभी 20 से अधिक तोपों ने तुरंत अपने गोले दाग दिए। तीरों ने गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। तभी झाओ हाय ने हाथ हिलाते हुए शु और शुन को अंतरिक्ष में ले गया। झाओ हाय ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत बड़ी संख्या में मरे हुए सैनिकों को छोड़ दिया। उसने उनमें से कुछ को घात लगाकर बैठे हमलावरों के चारों ओर घेरने का आदेश दिया, जबकि कुछ को अपने रथ के चारों ओर घेरने का। झाओ हाय अंतरिक्ष में बैठा रहा और दाढ़ी वाले आदमी को देखता रहा। वह जानता था कि दाढ़ी वाला आदमी उनका नेता है। झाओ हाय ने अपनी सेना को स्थिर रहने और दुश्मन से निपटने की तैयारी करने का आदेश दिया। जब झाओ हाय ने दाढ़ी वाले आदमी को देखा तो उसे कुछ दिलचस्प लगा। जब उसने अपने मरे हुए प्राणी को छोड़ा तो दाढ़ी वाला आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। वह आदमी बुदबुदाया, असंभव, यह असंभव है। हमने जादू रोधी पाउडर का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह जादू का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? झाओ हाय ने हैरानी से देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दाढ़ी वाले व्यक्ति ने महाद्वीप में व्यापक रूप से प्रचलित एक औषधि जादू रोधी पाउडर की उपस्थिति का संकेत दिया। यह पाउडर बड़ी मात्रा में जादूगरों को कमजोर कर सकता है। जादू रोधी पाउडर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा पाउडर है जो जादू को रोक सकता है। इस पाउडर का आम लोगों पर कोई असर नहीं होता और न ही यह योद्धाओं को प्रभावित करता है। यह पाउडर केवल जादूगरों को ही निशाना बनाता है। किसी जादूगर के चारों ओर यह पाउडर छिड़कने से उसके जादुई मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति जादू रोधी पाउडर से घिरा होता है तो मंत्रों को पूरा करने में सामान्य से 10 गुना अधिक समय लगता है। अतीत में लोग जादूगरों से निपटने के लिए इस पाउडर का उपयोग करते थे। ये जादू रोधी पाउडर एक महान रसायनज्ञ द्वारा बनाया गया था। आमतौर पर रसायनज्ञ वे जादूगर होते हैं जो अपने पेशे में विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन यह महान रसायनज्ञ जादूगर नहीं थे, बल्कि उन्हें इस पेशे से घोर नफरत थी। जब रसायन शास्त्री छोटा था तो वह जादू का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन जब उसने परीक्षा दी तो उसे पता चला कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। इसके अलावा उसी रात परीक्षा लेने वाले जादूगर ने उसके परिवार पर हमला किया और सबको मार डाला। वह केवल इसलिए बच पाया क्योंकि वह एक गुप्त मार्ग से भाग निकला। कई वर्षों की छानबीन के बाद उसे पता चला कि वह जादू में बिल्कुल भी अकुशल नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह बहुत प्रतिभाशाली था। एक शत्रु कबीले ने जादूगर को अपने परिणाम में हेराफेरी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पैसे दिए थे कि उसकी परीक्षा में उसे प्रतिभाशाली दिखाया जाए। इसके बाद जादूगर लालच में आ गया और उसने रसायन शास्त्री के परिवार पर हमला करने का फैसला किया, सभी को मार डाला और उनके भंडार लूट लिए। रसायन शास्त्री का परिवार मामूली रूप से प्रसिद्ध था। वे एक व्यापारी परिवार थे जिनका कोई खास इतिहास नहीं था। किसी विशेषज्ञ की सुरक्षा के अभाव में जादूगर ने बेरोक-टोक उस कबीले का सफाया कर दिया। बदला लेने के लिए कीमियागर ने जादू का अध्ययन नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत वह तो जादूगरों को मानवता के लिए खतरा मानता था। उसका मानना था कि यह पेशा अस्तित्व में ही नहीं रहना चाहिए। वह सभी जादूगरों को खत्म करना चाहता था। इसी कारण उसने कीमियागरी सीखी और जल्द ही वह एक महान जादूगर बन गया। 30 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद रसायन शास्त्री ने जादू रोधी पाउडर बनाने में सफलता प्राप्त की। यह पाउडर जादूगर को उसके आसपास के तत्वों से अलग कर देता है, जिससे एक छोटा सा क्षेत्र बन जाता है जहां वह लगभग कोई भी मंत्र नहीं प्रयोग कर पाता। इस पाउडर की उपस्थिति में जादूगर के लिए शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग करना असंभव हो जाता है। महाद्वीप पर सभी जानते थे कि जादूगर आध्यात्मिक शक्ति में माहिर होते हैं, जिसका अभ्यास करके वे अपने आसपास के तत्वों से संवाद कर सकते हैं। फिर तत्वों की सहायता से वे शक्तिशाली जादू कर सकते हैं। इस उदाहरण से एक जादूगर की तुलना अपने सैनिकों को आदेश देने वाले सेनापति से की जा सकती है। लेकिन इस जादू रोधी पाउडर से जादूगर का तत्वों से संबंध टूट जाएगा। इससे जादूगर पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर हो जाएगा। इस तरह जादूगर अपने शरीर में मौजूद जादू की थोड़ी सी मात्रा का ही उपयोग करके मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो जादूगर के पास मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस पाउडर ने तुरंत महाद्वीप के सभी जादूगरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हर प्रमुख शक्ति ने भी इसे एक महत्वपूर्ण मामला मानना शुरू कर दिया। कबीले भी जादूगरों से निपटने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल करने लगे। देखते ही देखते महाद्वीप के सभी जादूगरों में दहशत फैल गई। जादू रोधी पाउडर के कारण महाद्वीप के सभी जादूगरों ने एक गठबंधन बनाया और रसायनज्ञ का पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में रसायनज्ञ मारा गया। इसके बाद जादूगरों के गठबंधन ने महाद्वीप के सभी कुलीनों और प्रमुख शक्तियों पर दबाव डाला, जिससे उन्होंने भविष्य में पाउडर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा सभी जादूगरों ने शपथ ली कि यदि उन्हें पता चला कि कोई अभी भी पाउडर का उपयोग कर रहा है तो उसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। झाओ हाई ने महाद्वीप के इतिहास पर आधारित एक पुस्तक में ये कहानी पढ़ी। ये घटना 3000 साल पहले घटी थी और तब से लेकर अब तक जादू टोना रोधी पाउडर के इस्तेमाल का कोई और उदाहरण सुनने को नहीं मिला है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज उन्हें किसी के मुंह से इस जादू रोधी पाउडर का जिक्र सुनने को मिलेगा। अगर यह बात इस महाद्वीप के लोगों तक पहुंच गई तो यह वाकई एक बहुत बड़ा मामला होगा। जो लोग झाओ हाई से निपटना चाहते थे उन्हें यह नहीं लगा कि झाओ हाई की जादुई शक्ति अलग थी। उसकी जादुई शक्ति अंतरिक्ष द्वारा प्रदान की गई थी और उस पर जादू रोधी पाउडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। झाओ हाई पर हमला करने वालों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उस पर जादू रोधी पाउडर का कोई असर नहीं होगा। झाओ हाई ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और तुरंत अपने मरे हुए सैनिकों को दुश्मन की ओर भेज दिया। आधे घंटे से भी कम समय में सभी हमलावर पूरी तरह से मारे गए। झाओ हाई ने बिखरे हुए जादू रोधी पाउडर को इकट्ठा करने के लिए पवन जादू का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के बाद वह वापस जाने और रैंडोल्फ को इस मामले के बारे में बताने की तैयारी करने लगा ताकि वे इसे संभाल लें। झाओ हाई को अच्छी तरह पता था कि आज उस पाउडर का प्रकट होना पूरे महाद्वीप में एक बहुत बड़ी घटना है। यह मामला केवल डार्क मेजिस को ही नहीं बल्कि महाद्वीप के सभी मेजिस को प्रभावित करता है। झाओ हाई का रुतबा इस मामले को संभालने के लिए बहुत छोटा था। केवल रैंडोल्फ और कैल्सी परिवार के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता था। जादू रोधी पाउडर प्राप्त करने के बाद झाओ हाई ने तुरंत अपने ऊपर हमला करने वाले सभी लोगों को मरे हुए लोगों में बदल दिया। उसने नेता को भी उन्नत मरे हुए लोगों में परिवर्तित कर दिया। उस व्यक्ति से झाओ हाई को पता चला कि घात लगाने का काम रॉबर्ट परिवार ने करवाया था। रॉबर्ट परिवार को जादू रोधी पाउडर कहां से मिला यह उस व्यक्ति को नहीं पता था। अब जब झाओ हाई की बैलगाड़ी नष्ट हो चुकी थी तो डार्क सोल्जर फोर्ट की ओर लौटते समय उसके पास एलियन को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। विशाल सींगों वाले बैल की तुलना में एलियन कहीं अधिक फुर्तीला था, इसलिए झाओ हाई किले पर बहुत जल्दी पहुंच गया। गलतफहमी से बचने के लिए झाओ हाई बैरिकेड से थोड़ी ही दूरी पर रुककर बाहर निकल गया। इसके बाद वह छोटे से घर की ओर आगे बढ़ा। नाकाबंदी पर मौजूद नौकर से बात करने के बाद झाओ हाई एलियन के अंदर वापस गया और फिर किले की ओर चल पड़ा। किले के बाहर झाओ हाई का इंतजार रैंडोल्फ और स्मिथ कर रहे थे। उन दोनों को देखते ही झाओ हाई तुरंत बाहर गया और उन्हें सलाम किया।
रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और झाओ हाई की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप ठीक है? झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने दादाजी को चिंतित कर दिया, चलिए किले के अंदर बात करते हैं। रैंडोल्फ ने झाओ हाई की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि झाओ हाई को कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। उसने तुरंत सिर हिलाया और झाओ हाई को किले के अंदर ले जाकर मुख्य लॉबी में बैठा दिया। स्मिथ के बगल में परिवार के कुछ प्रमुख सदस्य बैठे थे, केवल जुवान उपस्थित नहीं था। जब समूह बैठ गया तो रैंडोल्फ ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, छोटे हाई, क्या कुछ लोगों ने तुम पर हमला किया था? झाओ हाई ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी दादाजी, रॉबर्ट परिवार के लोगों ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था। वे लगभग 500 लोग थे। इसी वजह से मेरी गाड़ी नष्ट हो गई। जब रैंडोल्फ ने सुना कि यह रॉबर्ट परिवार है तो वह चिढ़ गया। झाओ हाई ने उसकी ओर देखा और फिर एक चमड़े का थैला उठाया। उसने थैले को रैंडोल्फ के बगल में जमीन पर रखा और कहा, दादाजी, मेरे साथ व्यवहार करते समय रॉबर्ट परिवार ने जादू-रोधी पाउडर का इस्तेमाल किया। मैंने उनमें से कुछ इस थैले में इकट्ठा कर लिए हैं। जैसा कि झाओ हाई ने अनुमान लगाया था, जब लोगों ने सुना कि थैली में जादू-रोधी पाउडर भरा हुआ है तो वे सब चौंक गए। वे अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट गए। वे थैली को ऐसे देख रहे थे मानो उसके अंदर कोई खूंखार जादुई जानवर छिपा हो। कैल्सी परिवार को डार्क मैज वंश के रूप में जाना जाता था। स्वाभाविक रूप से उनके अधिकांश सदस्य जादू का अध्ययन करते थे। यदि वे डार्क मैजिक का अभ्यास नहीं करते थे तो वे अन्य तत्वों का अभ्यास करते थे। इसलिए एंटी मैजिक पाउडर के बारे में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कमरे में मौजूद हर कोई इसे एक घातक खतरे के रूप में देखता था। रैंडोल्फ के चेहरे के भाव भी बदल गए, लेकिन वह परिवार का मुखिया था, इसलिए जब उसने पाउडर के बारे में सुना तो वह जरा भी नहीं हिचकाया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी गंभीर भाव थे। उसने थैले की ओर देखा और कहा, क्या सच में इस थैले में जादू-रोधी पाउडर है? झाओ हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, एंटी मैजिक पाउडर के अलावा मैंने हमलावरों के कमांडर को एडवांस्ड लेवल इंडेड में बदल दिया है। मैंने खुद उससे सुना है कि वे सभी रॉबर्ट परिवार के लोग हैं। उसकी गवाही में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अध्याय 477 हताशा में किया गया कार्य। रैंडोल्फ के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जादू-रोधी पाउडर का मामला कितना गंभीर था। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे पूरे महाद्वीप में गंभीरता से लिया जाता था। इस पाउडर के कारण कई जादूगरों को नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही उसे यह विश्वास नहीं था कि झाओ हाई उसे धोखा देगा। हालांकि अतीत में झाओ हाई के कैल्सी परिवार के साथ कुछ मतभेद थे, रैंडोल्फ देख सकता था कि झाओ हाई वास्तव में मेगन को पसंद करता था। इस जादू-रोधी पाउडर का महाद्वीप के सभी जादूगरों के दिलों में बहुत महत्व था। चाहे वे अंधकार जादूगर हो या प्रकाश जादूगर, हर कोई इस वस्तु को लेकर बेहद चिंतित था। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है रॉबर्ट परिवार का तो काम तमाम हो गया। आज रात कार्सन सिटी में उनकी दुकान को छोड़कर महाद्वीप में उनकी सभी दुकानों पर हमला होगा। उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। भविष्य में उनकी मुसीबतें और भी बढ़ेंगी। अगर दादाजी ने जल्दी की तो कैल्सी परिवार रॉबर्ट परिवार के कारोबार पर भी कब्जा कर सकता है। झाओ हाई के बोलने के बाद तीसरे दादाजी ने जादू-रोधी पाउडर की थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, रुको, अगर उन्होंने सच में जादू-रोधी पाउडर का इस्तेमाल किया था तो तुम कैसे बच गए? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जादू-रोधी पाउडर का मुझ पर कोई असर नहीं होता। तीसरे दादाजी ने चिढ़कर कहा, इससे तो यही साबित होता है कि यह पाउडर नकली है। ये बेअसर कैसे हो सकता है? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये सचमुच नकली है? जब आप इसे आजमाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तीसरे दादाजी, याद रखिए, अगर शून्यता के जल से मेरे शरीर में हुआ विष ठीक नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। जब झाओ हाई ने ये कहा तो तीसरे दादाजी को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। उस समय रैंडोल्फ अभी भी बहुत सतर्क था। उसने तुरंत स्मिथ की ओर मुड़कर कहा, स्मिथ, तुम किसी को इसे आजमाने के लिए कहो, पता करो कि यह चीज असली है या नहीं। अगर यह नकली नहीं है तो भगवान भी रॉबर्ट परिवार को नहीं बचा सकते। झाओ हाई ने आगे कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि हमें अभी रॉबर्ट परिवार पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना चाहिए। इस बार उनका ऑपरेशन नाकाम हो गया है, जिससे यह बात सामने आ गई है कि उनके पास जादू-रोधी पाउडर है। अगर वे भाग गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। रैंडोल्फ ने घूर कर देखा, फिर तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लिटिल हाई ने जो कहा है वही करो। सबसे पहले तुरंत कुछ हत्यारों को रॉबर्ट परिवार के पास भेजो और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखो। पीटर ने बात मान ली और किसी को भेजने के लिए मुड़ गया। इसी समय स्मिथ वापस लौटा। उसके साथ एक विदेशी बुजुर्ग भी आया। वह 8वें दर्जे का डाकमेज था। हालांकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उस पर भरोसा किया जा सकता था। उस व्यक्ति के आने के बाद उसने रैंडोल्फ को सलाम किया। रैंडोल्फ ने उस व्यक्ति को एक जगह पर खड़ा किया और स्मिथ ने उसके चारों ओर पाउडर फैलाना शुरू कर दिया। जब स्मिथ ने थैला खोला तो उसे तुरंत पता चल गया कि अंदर की सामग्री असली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे तत्वों की गति धीमी होती महसूस हुई। ऐसा अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। हालांकि पाउडर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए स्मिथ ने उस व्यक्ति के चारों ओर पाउडर फैलाना जारी रखा। जब उस व्यक्ति ने जादू का प्रयोग किया तो रैंडोल्फ और अन्य लोगों ने उसे ध्यान से देखा। भले ही वह व्यक्ति अपने काले जादू का प्रयोग करने में सफल रहा हो, वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इसमें उसे काफी मेहनत लगी थी। जब उस व्यक्ति ने दूसरी बार जादू का प्रयोग किया तो कुछ भी नहीं हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब रैंडोल्फ और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो पाउडर की प्रामाणिकता के बारे में उनके संदेह दूर हो गए। इस समय झाओ हाई ने सावधानीपूर्वक सारा पाउडर इकट्ठा कर लिया। झाओ हाई के काम पूरा करने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि रैंडोल्फ का चेहरा एकदम बिगड़ गया। उसने स्मिथ की ओर मुड़कर कहा, दूसरा, परिवार को तुरंत युद्ध की तैयारी करने के लिए सूचित करो। हमें सतर्क रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि रॉबर्ट परिवार हताशा में कोई कदम उठा ले। झाओ हाई हैरान रह गया। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था।
जब रॉबर्ट परिवार ने जादू रोधी पाउडर का इस्तेमाल करने का फैसला किया तो उन्हें शायद इसलिए कदम उठाना चाहिए था क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास फायदा है। आखिर उन्हें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजधानी के बाहर उनकी सारी दुकानें तबाह हो चुकी थीं। भले ही उन्हें पता न हो, फिर भी हताशा में आकर वे ऐसा कर सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर हो सकता था कि केल्सी परिवार यह बात फैला देगा कि रॉबर्ट परिवार के पास जादू रोधी पाउडर है। अगर एंटी मैजिक पाउडर के अस्तित्व की जानकारी फैलती रही तो रॉबर्ट परिवार की बात ही छोड़िए, रोसेन साम्राज्य भी इसके प्रकोप से नहीं बच पाएगा। जरा सोचिए, इस महाद्वीप में इस समय कितने जादूगर मौजूद हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सभी जादूगर एकजुट होकर एंटी मैजिक पाउडर रखने वाले सभी लोगों को मार डालेंगे। इस महाद्वीप में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इतने बड़े गठबंधन का सामना कर सके। महाद्वीप में जादूगरों का रुतबा स्वाभाविक रूप से ऊंचा था क्योंकि उनकी आक्रमण शक्ति बेहद प्रबल थी। अगर कोई अचानक एंटी मैजिक पाउडर जैसी किसी वस्तु का इस्तेमाल करने लगे जिससे उनकी शक्तियां कमजोर हो जाए तो उनका रुतबा निश्चित रूप से गिर जाएगा। ऐसे में अपने हितों की रक्षा के लिए जादूगर जरूर पलटवार करेंगे। महाद्वीप के सभी जादूगरों की संयुक्त शक्ति वाकई खौफनाक थी। कोई भी 9वें दर्जे का विशेषज्ञ ऐसा नहीं होगा जो दखल न देना चाहे, क्योंकि जादूगरों में भी 9वें दर्जे के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। बुजुर्ग मुखिया की बात सुनकर स्मिथ तुरंत बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर आसमान में एक विशाल आतिशबाजी हुई। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग तुरंत बाहर देखने के लिए निकल पड़े। केवल रैंडोल्फ और झाओ हाई ही पीछे रह गए। स्मिथ तो बहुत पहले ही निकल गया था। लोगों के असमंजस भरे चेहरे देखकर झाओ हाई घबरा गया। रैंडोल्फ ने झाओ हाई की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह तो बस एक जादुई तोप द्वारा छोड़ा गया प्रारंभिक चेतावनी संकेत था। इस संकेत का मतलब है कि हमारा कालसी परिवार हमले के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही यह चेतावनी भरी गोली सुनाई देती है, कालसी परिवार के सभी सदस्य जल्द से जल्द युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने परिवार के साथ जीवन मरण की लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। रैंडोल्फ का रवैया अब उसके प्रति काफी अच्छा हो गया था। रैंडोल्फ ने झाओ हाई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आओ, चलो दीवारों की ओर चलते हैं। झाओ हाई मान गया और फिर रैंडोल्फ के साथ कमरे से बाहर निकल गया। दीवारों की ओर जाते हुए उन्होंने देखा कि केल्सी परिवार के सदस्य तैयारी कर रहे थे। लोग इधर उधर घूम रहे थे। योद्धा अपने पूरे शरीर को ढकने वाले कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में हथियार थे। जादूगर भी अपने जादुई डंडे पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उसी समय झाओ हाई ने यह भी देखा कि परिवार के बच्चों को कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे थे। उन्हें एक गुप्त मार्ग से महल के बाहर ले जाया जा रहा था। मेगन और बाकी लोग उनके साथ नहीं गए, समूह वहीं रुका रहा। केल्सी परिवार के लोग जानते थे कि डार्क सोल्जर फोर्ट उनका पारिवारिक किला है। उनकी युद्ध शक्ति यही सबसे प्रबल थी। किसी का भी इस स्थान पर हमला करने का साहस करना इस बात का प्रतीक था कि वह व्यक्ति परिवार से निपटने में आत्मविश्वास रखता है। इसी कारण वे अपनी तैयारी में और भी अधिक सतर्क हो गए। कुछ ही देर में मेगन और बाकी लोग झाओ हाई के पास पहुंच गए। मेगन ने लॉरा और बाकी लोगों को मौजूदा हालात के बारे में बता दिया था। हालांकि उन्हें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वे जानते थे कि झाओ हाई के अंतरिक्ष में 40 9वें रैंक के सैनिक मौजूद हैं। 9वें रैंक के सैनिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। जब रैंडोल्फ ने मेगन को देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और बोला, मेगन, तुम अभी तक क्यों नहीं चली गई? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। मेगन मुस्कुराए और बोली, दादाजी, कोई बात नहीं। बिग ब्रदर हाई यहाँ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से दीवारों के पास चलते हैं, देखते हैं इस बार हम पर हमला करने की हिम्मत किसने की है। झाओ हाई ने उन्हें अपने ऊपर हुए जादू रोधी पाउडर के हमले के बारे में नहीं बताया। उसके मन में यह बात अनावश्यक थी, इस जानकारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ मेगन और अन्य लोगों के साथ दीवारों की ओर चलना शुरू किया। रैंडोल्फ ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेगन झाओ हाई पर इतना भरोसा करेगी। समूह जल्दी ही दीवारों तक पहुंच गया। दीवारों पर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसके अलावा वहां जादुई तोपें और गोलाबारी के हथियार पहले से ही तैयार रखे गए थे। हालांकि डार्क सोल्जर फोर्ट की दीवारें बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उनकी तैयारियों को देखते हुए इसकी रक्षा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि केल्सी परिवार डार्क मैजिस का परिवार था। परिवार में कई मैजिस, खासकर डार्क मैजिस थे और उनकी युद्ध क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता था। दीवारों पर ये जादूगर खड़े थे। 1 लाख सैनिकों की सेना भी डार्क सोल्जर फोर्ट पर कब्जा नहीं कर सकती थी। इस पर हमला करना अच्छा विचार नहीं था। हालांकि इस समय झाओ हाई का चेहरा बदल गया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ रैंडोल्फ की ओर मुड़कर कहा, दादाजी, दीवारों के अंदर छिपे उन जादूगरों को जाने के लिए कह दीजिए, वे मदद नहीं कर पाएंगे। विरोधी पक्ष ने आसपास के जंगल में जादू रोधी पाउडर छिड़क दिया है। झाओ हाई की बात सुनकर रैंडोल्फ का चेहरा बदल गया। उसने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, सचमुच? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने इसे तुरंत फैला दिया। इसके अलावा रॉबर्ट परिवार ने 10,000 लोग भेजे थे, सभी योद्धा थे। उनकी संख्या भी कम नहीं है। रैंडोल्फ ने टकटकी लगाई। उसने झाओ हाई की बात पर विश्वास करने का फैसला किया और सिर हिलाया। फिर उसने एक आदेश जारी किया जो लोगों तक पहुंचा। कुछ ही देर में किले की दीवारों पर मौजूद सभी जादूगर वापस किले के अंदर चले गए। मॉनिटर पर जो कुछ उसने देखा उससे झाओ हाई समझ गया कि दूसरी तरफ की तैयारी पूरी हो चुकी है। योद्धाओं ने अपने हथियार तैयार कर रखे थे। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह देखना चाहता था कि दूसरी तरफ की रणनीति क्या है। इसी दौरान उसने मॉनिटर की रेंज बढ़ाई और देखा कि लोगों का एक समूह डार्क माउंटेन पर चढ़ रहा है। ये लोग शायद किले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हों। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। फिर धुंधली रात में उसने अपने मरे हुए सैनिकों को छोड़ा और उन्हें हमलावरों को घेरने का आदेश दिया।
बाद में जब वह हमलावरों पर हमला करेगा तो वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी भाग न सके। इस समय रैंडोल्फ के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस एक हमले पर इतना अधिक दांव लगाएगा। उनके द्वारा इतनी अधिक मात्रा में जादूरोधी पाउडर का उपयोग करना यह दर्शाता था कि वे केल्सी परिवार का सफाया करने की तैयारी कर रहे थे। साल के किसी भी समय केल्सी परिवार का सफाया करना आसान नहीं होगा। हालांकि गॉड्स ग्रेस डे अभी अभी बीता है और परिवार के सभी महत्वपूर्ण सदस्य इस समय डार्क सोल्जर फोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर इस बार किले पर हमला हुआ तो केल्सी परिवार का सचमुच अंत हो जाएगा। अध्याय 478 गिनौना। अगर किसी को केल्सी परिवार जैसे महान कुल को हराना है तो उसे उनके सभी नेताओं और कुलीनों को खत्म करना होगा। अगर ये महत्वपूर्ण लोग गायब हो जाएं तो परिवार महाद्वीप में फिर कभी प्रकट होने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि महान कुलों के पास बहुत सारे लाभ होते हैं और उनके नियंत्रण वाले हित बहुत व्यापक होते हैं। आमतौर पर वे इन लाभों का उपयोग प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने और फिर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। जब उनके नेता और कुलीन वर्ग गायब हो जाएंगे तो ये सभी लाभ और हित कबीले के लिए अभिशाप बन जाएंगे। इसी कारण केल्सी परिवार के इस किले को हराया नहीं जा सकता। साथ ही रॉबर्ट परिवार भी हार नहीं सकता। जब उन्होंने पहले झाओ हाई का सामना किया था तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे हार जाएंगे। तब उन्होंने बड़ी संख्या में 8वें रैंक के सैनिकों को भेजा और यहां तक कि उसे हराने के लिए एंटीमैजिक पाउडर का भी इस्तेमाल किया ताकि उन्हें सफलता मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वे असफल रहे। ये प्रयास न केवल विफल रहा बल्कि जादूरोधी पाउडर के बारे में झाओ हाई को भी पता चल गया। अब ये बात केवल झाओ हाई को ही नहीं पता थी बल्कि केल्सी परिवार को भी इसकी जानकारी हो गई थी और जल्द ही पूरे महाद्वीप में इसकी खबर फैल जाएगी। एक बार जब जादूगरों को पता चल गया कि रॉबर्ट परिवार के पास जादूरोधी पाउडर है तो उन्हें आसानी से खत्म नहीं किया जा सकेगा, परिवार का कोई भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा और निश्चित रूप से उन्हें बेरहमी से मौत की सजा दी जाएगी। इसी कारण रॉबर्ट परिवार ने केल्सी परिवार से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। उन्हें केल्सी परिवार को एक ही झटके में पूरी तरह से नष्ट करना होगा। इस समय डार्क सोल्जर फोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं थी। केल्सी परिवार एक जादूगर वंश था, वे अपने जादूगरों को बहुत महत्व देते थे, योद्धाओं को उतना नहीं। इसी कारण परिवार में जादूगरों की संख्या अधिक थी। झाओ हाई के प्रस्ताव पर सभी जादूगरों को किले की दीवारों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। अब वहां केवल कुछ ही लोग बचे थे। झाओ हाई भी इस स्थिति से अवगत था। इसी समय स्मिथ कुछ लोगों के साथ आया, वे सभी जादूगर थे। वे सभी कालसी परिवार के सदस्य थे, वे पीछे नहीं हट सकते थे। तीसरे दादा और जुवान भी उनके साथ चल रहे थे। उनके चेहरे के भावों का वर्णन करना कठिन था। हालांकि रैंडोल्फ से उनके मतभेद थे लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि एक बार कालसी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। कालसी परिवार के जीवित रहने पर ही उनका जीवन सुखमय होगा। वे दोनों भी रैंडोल्फ की ओर चल पड़े। वे झाओ हाई से बात करने के मूड में नहीं थे। तीसरे दादाजी ने रैंडोल्फ की ओर मुड़कर कहा, कुलपति, आपने उन जादूगरों को दीवारों से क्यों हटा दिया? अगर उन्हें हटा दिया जाए तो किले की रक्षा कौन करेगा? रैंडोल्फ ने उसकी ओर देखा और गुस्से से बोला, सोचो, मैं उन जादूगरों को क्यों हटाऊंगा? क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा? दूसरी तरफ वालों ने पहले ही भारी मात्रा में जादूरोधी पाउडर फैला दिया है। अगर मैं उन जादूगरों को नहीं हटाऊंगा तो वे बस वहीं खड़े होकर मौत का इंतजार करते रहेंगे। तीसरे दादाजी ने घूरकर देखा, फिर तुरंत आसपास का जायजा लेने लगे, इससे पहले कि उनका चेहरा बिगड़ जाए। उन्होंने महसूस किया कि पूरे अंधकार पर्वत में जादुई तत्व अत्यंत सुस्त पड़ गए हैं। तत्वों की ऐसी स्थिति में किसी जादूगर के लिए शक्तिशाली जादुई मंत्रों का प्रयोग करना असंभव था। एक तरह से कहें तो ऐसे वातावरण में जादूगर बेकार हो गए थे। स्मिथ और बाकी लोगों को भी इसका एहसास हुआ, उन सबके चेहरे बेहद विकृत हो गए थे। स्मिथ ने तुरंत कहा, पिताजी, क्या हम जादूगरों को गुप्त मार्ग से भागने दें, उन्हें पहाड़ के बाहर से हमला करने के लिए मजबूर करें? रैंडोल्फ ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बेकार है। भले ही वे पहाड़ से बाहर निकल जाएं, विरोधी पक्ष के पास अभी भी एंटीमैजिक पाउडर है, वे इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। फिलहाल पीटर और बाकी लोगों के पास कोई और उपाय नहीं था। परिवार ने योद्धाओं पर बहुत कम ध्यान दिया था। अगर वे योद्धाओं को उतना ही महत्व देते जितना कि अपने जादूगरों को, तो उनका परिवार इस विकट परिस्थिति में नहीं पहुंचता। झाओ हाई ने समूह की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विरोधी पक्ष ने केवल 10,000 से कुछ ज्यादा लोग भेजे हैं। निश्चिंत रहें, हम ठीक हैं, मैं सब संभाल लूंगा। लोगों की निगाहें झाओ हाई पर टिक गईं। वे लॉबी में झाओ हाई द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचने लगे कि उस पर जादूरोधी पाउडर का कोई असर नहीं हुआ था। रैंडोल्फ ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, बिल्कुल सही। छोटे हाई, चूंकि तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, इसलिए इसे जल्दी से सुलझाओ, उस जादूरोधी पाउडर को उड़ा दो। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा है। अगर मैं कर भी लूं तो भी इसमें कम समय नहीं लगेगा और दुश्मन हमें इतना समय भी नहीं देगा। झाओ हाई के बोलते ही योद्धाओं का एक समूह जंगल से निकलकर डार्क सोल्जर किले के सामने आ गया। उन सभी ने कवच पहन रखे थे और उनके हाथों में हथियार थे। ये भारी बख्तरबंद पैदल सेना थी जो महाद्वीप की सबसे दुर्जय सैन्य इकाइयों में से एक थी। उनका शरीर मोटे कवच से पूरी तरह ढका हुआ था। उनके एक हाथ में ढाल थी जबकि दूसरे हाथ में नाशपाती थी। अब उन्होंने अपनी ढालों और भालों को व्यवस्थित करके धीरे धीरे किले की दीवारों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी ढालों को किले की ओर मुख करके जमीन पर गाड़ दिया। ढालें आपस में जुड़कर एक मजबूत दीवार बना ली। हालांकि वे जुड़ी हुई थीं, फिर भी उनमें जगह जगह छेद थे जो उनके भालों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए पर्याप्त थे। भारी पैदल सेना के पीछे बड़ी संख्या में धनुर्धारी सैनिक तैनात थे। जादुई तोपें और बैलिस्टा शक्तिशाली तो थीं, लेकिन उन्हें ले जाना सुविधाजनक नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पहले ही जादूरोधी पाउडर फैला दिया था, इसलिए जादुई तोपों का सही इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उनकी आक्रमण शक्ति काफी कम हो जाती।
धनुर्धारियों को भी कम नहीं आंका जा सकता। वे ऐसे धनुषों का इस्तेमाल करते थे जो कम से कम 200 कदम की दूरी से निशाना लगा सकते थे। योद्धाओं द्वारा चलाए जाने पर 400 कदम की दूरी से निशाना लगाना संभव था। इसके अलावा वे एक साथ 40 बार तीर चला सकते थे। उनकी आक्रमण शक्ति कम नहीं थी। धनुर्धारियों और भारी पैदल सेना के पीछे चमड़े के कवच पहने सैनिक थे। वे तलवारों और ढालों से लैस थे। उनमें से कुछ सीढ़ियां और रस्सियां लिए हुए थे। यह दृश्य देखकर रैंडोल्फ ने तुरंत दीवार पर मौजूद लोगों को तैयार होने का आदेश दिया। झाओ हाय ने हमलावरों को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। वे उसके मरे हुओं के हमले से बच नहीं पाएंगे। रैंडोल्फ दीवार के पास खड़ा होकर धीरे धीरे पास आती सेना को घूर रहा था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रॉबर्ट पैट्रियार्क, तुमने तो हद ही कर दी। मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना है, लेकिन तुम सचमुच मेरे परिवार को तबाह करने आए हो। बाहर आकर मुझसे मिलो। झाओ हाय ने एक पल के लिए घूरकर देखा और फिर मुस्कुराया। अगर वह रॉबर्ट परिवार का मुखिया होता तो वह रैंडोल्फ से मिलने के लिए बाहर नहीं आता। ऐसी मुलाकात से कुछ अनसुलझे मामले रह सकते थे। दुर्भाग्यवश झाओ हाय का अनुमान गलत निकला। रैंडोल्फ की आवाज बंद होते ही थोड़ी देर बाद एक आवाज सुनाई दी, रैंडोल्फ, तुम सच में भूले हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी मौजूदा स्थिति में हम तुम्हें सच्चा दोस्त मानेंगे? तुम्हारा कैल्सी परिवार जादूगरों का परिवार है। तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्या सोचते हो? क्या जादू रोधी पाउडर का स्वाद अच्छा है? रैंडोल्फ ने ठंडे स्वर में कहा, रॉबर्ट कुलपति, कैल्सी परिवार को मारने से आपको क्या लाभ होगा? जब तक लोगों को आपके पास जादू रोधी पाउडर होने की जानकारी रहेगी, आपका रॉबर्ट परिवार खत्म है। रॉबर्ट पैट्रियार्क हंसे और बोले, पता है, उन्हें कौन बताएगा? चूंकि तुम सब आज मर जाओगे तो ये जानकारी देना नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने अपने परिवार के सभी 9वें रैंक के जवानों को तुम्हारे परिवार से निपटने के लिए कहा है। अगर तुम अपने गुप्त मार्ग का इस्तेमाल भी करोगे तो भी उन्हें पता चल जाएगा। रैंडोल्फ चौंक गया, फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, शाबाश रॉबर्ट कुलपति, शाबाश। खूंखार भेड़िए के प्रतीक के योग्य, तुम वाकई निर्दयी हो। लेकिन तुम ये जान लो कि हम कैल्सी परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर तुम हमें खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रॉबर्ट पैट्रियार्क मुस्कुराए और बोले, बेशक हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम आपके कैल्सी परिवार का सफाया कर देंगे तब तक हमें महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली कबीला बनने के लिए संसाधन मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने जो कीमत चुकाई है उसकी तुलना में मुझे मिलने वाले फायदे कहीं अधिक होंगे। रैंडोल्फ का चेहरा अब पीला पड़ गया था। झाओ हाय ने रैंडोल्फ की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दादाजी रैंडोल्फ, समझ लीजिए कि मामला यही खत्म हो गया। उस पागल कुत्ते पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या उसे सच में लगा था कि वे जीत जाएंगे? हाँ हाँ, कितना हास्यास्पद है। स्वाभाविक रूप से रॉबर्ट पैट्रियार्क ने झाओ हाय की आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी समय एक रथ धीरे धीरे डार्क सोल्जर फोर्ट की ओर आ रहा था। इस रथ में छत नहीं थी और इसमें केवल एक कुर्सी और एक मेज थी। इसमें योद्धाओं के वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके सामने मेज पर शराब की एक बोतल और एक गिलास रखा था। वह व्यक्ति लंबा तो लग रहा था, लेकिन दुबला पतला भी था। उसके वस्त्रों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत शांत है। इस अंधेरी रात में उसकी पतली आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। उस बूढ़े व्यक्ति की हरी आंखें सीधे झाओ हाय पर टिकी थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी बालक, क्या तुम्हें लगता है कि महाद्वीप के कुछ मामूली योद्धाओं को हराकर तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पोते टेरी के मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। जैसे ही बूढ़े आदमी की आवाज बंद हुई, घोड़ों के खुरों की आहट सुनाई दी और एक विशाल सफेद घोड़ा प्रकट हुआ और बूढ़े आदमी की गाड़ी के पास आकर रुक गया। घोड़ा बहुत बड़ा और लंबा था, बिल्कुल किसी दानव घोड़े जैसा, 4 मीटर ऊंचा। उस पर एक पूर्ण कवचधारी योद्धा बैठा था जिसने चांदी का कवच पहना हुआ था। उसके एक हाथ में लंबा भाला और दूसरे हाथ में हेलमेट था। उसकी तलवार काठी के किनारे म्यान में रखी थी। वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर दिख रहा था। झाओ हाय ने उस व्यक्ति को देखा और पाया कि वह टेरी था। वह एक असली शूरवीर के वेश में था जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसका रूप देखकर झाओ हाय मुस्कुराया और फिर मेगन से फुसफुसाते हुए बोला, यह आदमी खुद को एक सम्मानित योद्धा दिखाने का नाटक करता है, लेकिन असल में इसका दिल बहुत नीच है। मेगन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जब हम बच्चे थे तब मैं उसकी शक्ल सूरत पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे सच में घिन आती है। अध्याय 479, मेरे सभी शत्रुओं को मार डालो। टेरी की सोच अलग थी। वह इस समय बहुत खुश था। उसके परिवार ने कैल्सी परिवार के डार्क सोल्जर किले को घेर लिया था। उसने पहले कभी इतना आनंद महसूस नहीं किया था। दीवार पर झाओ हाय और मेगन की तस्वीर देखकर टेरी ने ताना मारते हुए कहा, मेगन, क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? मैंने इतने सालों तक तुम में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे छोड़कर झाओ हाय को चुना। आज मैं तुम्हें इस फैसले पर पछतावा करवाऊंगा। मेगन ने टेरी के हाव भाव को देखा और ठंडे लहजे में बोली, बेशक मैं बिग ब्रदर हाय को चुनूंगी, तुम्हें नहीं। तुम तो बिग ब्रदर हाय की छोटी उंगली के भी बराबर नहीं हो। झाओ हाय ने कहा, मेगन, बात को बड़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है। तुम मिस्टर टेरी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि वह मेरी उंगली के बराबर भी नहीं है? वह तो मेरी छोटी उंगली के बराबर ही है। जब मेगन और बाकी लोगों ने झाओ हाय की बात सुनी तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे जानते थे कि झाओ हाय शायद ही कभी मजाक करता है, लेकिन इस स्थिति में भी उसने मजाक किया, जिससे उन्हें झाओ हाय के स्वभाव की सराहना हुई। मेगन मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल सही, जैसा कि भाई हाय ने कहा था, टेरी, तुम उसकी छोटी उंगली के समान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं चुना। मेगन और झाओ हाय की बातचीत सुनकर टेरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे से उसका आकर्षक रूप पूरी तरह गायब हो गया।
उसने गुस्से से मेगन की ओर देखते हुए कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे निपट सकती हो? झाओ हाई ने टेरी के चेहरे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा काम तमाम नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मेरे दरवाजे पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों न करूं। तुम्हें इस कदर उग्र देखकर मुझे लगता है कि अब तुम्हारे जीवन का अंत करने का समय आ गया है। जब टेरी ने झाओ हाई की बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने कहा, बहुत हो गया बोलना, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु बिना उचित अंतिम संस्कार के हो। झाओ हाई ने टेरी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पहले जो लोग मेरी मौत की कामना करते थे उनका भला नहीं हुआ, वे सफल नहीं हुए, तो तुम क्यों सफल होगे? फिर झाओ हाई ने हाथ हिलाया और एलियन प्रकट हो गया। झाओ हाई और लड़कियां भी दीवार से गायब हो गईं और एलियन के शरीर में प्रवेश कर गईं। एलियन ने अपना मुंह खोला और झाओ हाई की आवाज गूंज उठी, तुम्हारे रॉबर्ट परिवार की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी कि उन्होंने मुझसे दुश्मनी मोल ली। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, रॉबर्ट परिवार ने अचानक देखा कि उनकी कतारें टूट रही हैं, मरे हुए जीव प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत रॉबर्ट परिवार के योद्धाओं पर हमला कर दिया। अब परिवार की संरचना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। और इसी समय एलियन दीवार से नीचे कूद गया। जैसे ही वह दीवार से नीचे कूदा, उसके पीछे कुछ आकृतियां भी आ गईं। रैंडोल्फ और अन्य लोग घूरने लगे। झाओ हाई के साथ कूदने वाले वास्तव में मरे हुए घुड़सवार थे। ये मरे हुए घुड़सवार सैनिक दानवों के रूप में थे। एक ऊंचे बैल के सिर वाले दानव का कंकाल सींग वाले बैल पर बैठा था। जब वे जमीन पर गिरे तो सतह पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया। गिरने के प्रभाव से वे अप्रभावित प्रतीत हुए, क्योंकि वे किले की खाई को पार करके तुरंत रॉबर्ट परिवार पर हमला करने के लिए कूद पड़े। झाओ हाई की ताकत देखकर रैंडोल्फ और बाकी लोग बहुत चौंक गए। झाओ हाई द्वारा छोड़े गए ये मरे हुए जीव सामान्य डार्क मैजेस द्वारा बुलाए गए जीवों से बहुत अलग थे। उनका कबीला डार्क मैजिस का परिवार था। उन्होंने जादू का प्रयोग किया था। हालांकि वे हमेशा कमजोर मरे हुए जीवों को ही बुला पाते थे। हर लड़ाई के बाद उन मरे हुए जीवों की अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी ताकत लगातार कम होती जाती थी। साथ ही वे सामान्य योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे, वे केवल अपनी संख्या का लाभ उठा सकते थे। लेकिन झाओ हाई के मरे हुए सैनिक इनमें से किसी भी विवरण में फिट नहीं बैठते थे। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत जबरदस्त थी। वे 8वें दर्जे के विशेषज्ञ से जरा भी कमजोर नहीं थे। इस शक्ति को देखकर रैंडोल्फ और बाकी लोग बेहद हैरान रह गए। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी संख्या थी। ये मरे हुए लोग असंख्य थे, जहां तक वे गिन सकते थे। झाओ हाई ने लगभग 10,000 को छोड़ दिया था। और ये मरे हुए लोग लगातार रॉबर्ट परिवार की सेना की ओर बढ़ रहे थे। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये कहा जा सकता है कि झाओ हाई को रॉबर्ट परिवार की घेराबंदी को ध्वस्त करने में 5 मिनट भी नहीं लगे। मरे हुए लोग पहले ही उनकी संरचना तोड़ चुके थे, उनके लिए संभलना असंभव था। इस समय एलियन किले के पुल के सामने खड़ा था। उसका बड़ा मुंह खुला हुआ था और झाओ हाई की आवाज सुनाई दी, हा, रॉबर्ट परिवार, क्या आपको सच में लगता है कि आप इस झाओ हाई से निपट सकते हैं? हा, चूंकि आप यहाँ हैं ही तो मैं आपको बता देता हूँ। आज रात जब मैं आपके भोज में शामिल हुआ, तब तक राजधानी के बाहर आपके सभी व्यवसाय नष्ट हो चुके थे, आपके सभी लोग मारे जा चुके थे। हमने न केवल आपके लोगों को मारा, बल्कि सब कुछ लूट लिया और सभी ढांचे को जला दिया। अगर आपने आज रात कुछ नहीं भी किया होता तो भी कल आपका परिवार खत्म हो जाता। ये बहुत हास्यास्पद है कि आप अब भी सोचते हैं कि आप मुझसे निपट सकते हैं। रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी होश में आ गए थे। झाओ हाई के हमले के बाद से वे दोनों खाली निगाहों से एक दूसरे को घूर रहे थे। झाओ हाई की आवाज सुनाई देने पर वे सामान्य हो गए और उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने झाओ हाई की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि इस समय झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए झाओ हाई के मरे हुए सैनिकों का पलड़ा भारी था। ऐसा लग रहा था कि कालसी परिवार पर हमला विफल होने वाला है। झाओ हाई के पास उन्हें धोखा देने का कोई कारण नहीं था। रॉबर्ट पेट्रियार्क का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने ठंडी सी आवाज में कहा, अज्ञानी जूनियर, तुम्हें अपने मरे हुओं पर बहुत गर्व है, लेकिन क्या वे 9वें दर्जे के विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकते हैं? मैं बड़ों से कुछ करने का अनुरोध करता हूं। मेरे रॉबर्ट परिवार के लिए ये जीवन मरण का क्षण है। झाओ हाई की आवाज फिर सुनाई दी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ 9वें दर्जे के विशेषज्ञ हो तो तुम परिणाम बदल सकते हो? ये बेकार है, क्योंकि मैंने तुम्हारे रॉबर्ट परिवार से निपटने का फैसला कर लिया है। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। इसी समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी, क्या सचमुच कोई उन्हें बचा नहीं सकता? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मेरा रॉबर्ट परिवार इस महाद्वीप में 1000 से अधिक वर्षों से विद्यमान है। केवल तुम्हारी ताकत से मेरे रॉबर्ट परिवार का सफाया करना एक सपना मात्र है। झाओ हाई ने अपना सिर उठाया और हवा में तैरती हुई कई मानव आकृतियां देखी। उन सभी का रूप योद्धाओं जैसा था। झाओ हाई ने उन्हें देखा और 10 9वें रैंक के विशेषज्ञों को गिना। झाओ हाई के बोलने का इंतजार किए बिना ही डार्क सोल्जर फोर्ट के अंदर से अचानक एक आवाज आई, सैवेज वुल्फ की दुष्ट तलवार, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी जिंदा हो। हा। अच्छा हुआ, मुझे लगा था कि इस जन्म में हमारी दुश्मनी का बदला नहीं लिया जा सकेगा। आज हम आखिरकार हिसाब चुकता कर सकते हैं। आवाज के साथ ही केल्सी परिवार के 7 लोग प्रकट हुए। उनमें से 6 जादूगरों की तरह कपड़े पहने हुए थे, जबकि एक योद्धा के वस्त्र में था। भले ही बाहर जादूरोधी पाउडर से भरा हो, उसकी शक्ति इन 9वें रैंक के लोगों पर असर करने के लिए बहुत कम थी। इस समय 9वें रैंक के दुष्ट तलवारधारी ने हंसते हुए कहा, अंधकार में दानव, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जीवित हो। पहले भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं थे, अब भी तुम मेरे स्तर के नहीं हो। हालांकि जादूरोधी पाउडर 9वें रैंक के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं है, फिर भी तुम्हारी क्रियाएं बहुत सीमित है। महसूस करो, तुम्हारी ताकत सामान्य से 80% कम होनी चाहिए, है ना? इस बार प्रकट होना मौत को दावत देने जैसा है। किसी भी हालत में तुम्हें मारे बिना हम कालसी परिवार का विनाश सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे।
डार्क डायमंड के बोलने का इंतजार किए बिना एलियन अचानक पुल से गायब हो गया, जिससे 9वें रैंक के विशेषज्ञों के नीचे छिपे झाओ हाई के समूह का चेहरा सामने आ गया। ये देखकर रैंडोल्फ चौंक गया। वह जानता था कि 9वें रैंक के विशेषज्ञ कितने खूंखार होते हैं। अगर झाओ हाई प्रकट होता तो 9वें रैंक के किसी भी विशेषज्ञ को उसे मिटाने के लिए बस एक उंगली हिलानी पड़ती। जब झाओ हाई पुल पर प्रकट हुआ तो उसने ईविल स्वॉर्ड और डार्क डायमंड की ओर देखा और फिर बोला, परेशानी के लिए क्षमा करें। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कृपया कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ लें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सिर पर खड़े होकर बात करें। दुष्ट तलवार ने झाओ हाई को नीचे देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी बालक मर जा। उसका हाथ तलवार की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा और झाओ हाई की दिशा में बढ़ गया। रैंडोल्फ का दिल जोर से धड़कने लगा। इसी समय झाओ हाई ने हरकत की और एक चाबुक उठा ली। झाओ हाई को चाबुक से अपनी तलवार की शक्ति का मुकाबला करते देख दुष्ट तलवार ने उपहास किया। उसके मन में यह बात थी कि चाबुक से उसकी तलवार की शक्ति का मुकाबला करना असंभव है। लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चाबुक ने तलवार की ऊर्जा को ऐसे उड़ा दिया जैसे पंखा धुएं को बिखेर देता है। झाओ हाई ने चाबुक ग्रहण किया और फिर दुष्ट तलवार की ओर देखते हुए कहा, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करने का मतलब है कि अब तुम और मेरा बुढ़ा परिवार दुश्मन हो। मैं अपने बुढ़ा वंश के रक्षकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अंदर आएं। झाओ हाई की आवाज खत्म होते ही जंगल से अचानक 10 विशालकाय आकृतियां प्रकट हुई। ये आकृतियां मनुष्य नहीं थीं बल्कि जानवरों के रूप में थीं। ये कैरियन स्वैम्प के 9वें रैंक के विशेषज्ञ थे। झाओ हाई ने 9वें रैंक के बहुत सारे सैनिक नहीं भेजे, केवल 10 ही भेजे। इतना ही नहीं, ये 10 सैनिक दलदल क्षेत्र के सबसे मजबूत 9वें रैंक के सैनिक नहीं थे बल्कि सबसे कमजोर थे। फिर भी ये 10 सैनिक रॉबर्ट परिवार के 9वें रैंक के विशेषज्ञों से निपटने के लिए काफी थे। इन 10 राक्षसों के प्रकट होते ही वे तुरंत अपने शरीर को सिकुड़ते हुए झाओ हाई की ओर उड़ पड़े। जब वे उसके सामने पहुंचे तो उन्होंने झाओ हाई को प्रणाम किया। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, मेरे बुढ़ा कबीले के दुश्मनों को मार डालो। जानवरों ने झाओ हाई को सिर हिलाकर सहमति दी और हवा में उड़ गए। इन 10 में से एक 9वें रैंक का ईगल था। उसने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए ईविल स्वॉर्ड की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी हमारे बुढ़ा कबीले का विरोध करने की। आज तुम सब मरोगे। फिर 9वें रैंक के सभी 10 ईगल ईविल स्वॉर्ड के समूह की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया और कुछ भी नहीं कहा। इस समय चाहे वे रॉबर्ट परिवार के कालसी परिवार से हो या किसी और परिवार से, सभी बेहद हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले निर्वासित किए गए बुढ़ा कबीले में 10 9वें दर्जे के विशेषज्ञ होंगे और तो और वे वास्तव में जादुई जीव थे। अध्याय 480 समस्या के मूल कारण को जड़ से उखाड़ फेंकना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने गौर किया था कि 9वें दर्जे के अधिकारी झाओ हाई के साथ कैसा व्यवहार करते थे। ये जानना जरूरी है कि 9वें दर्जे के अधिकारी महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं। उनके लिए किसी को सलाम करना नामुमकिन था। अगर वे सम्मान देते भी तो सिर्फ किसी दूसरे 9वें दर्जे के अधिकारी को ही देते। आपका दर्जा चाहे जो भी हो, अगर आप उनसे नीचे के हैं तो वे कभी आपको सलाम नहीं करेंगे। इस मामले में रोसेन साम्राज्य का सम्राट भी अछूता नहीं था। हालांकि बुढ़ा वंश के इन 10 9वें रैंक के सदस्यों ने वास्तव में झाओ हाई को प्रणाम किया। यह अन्य 9वें रैंक के सदस्यों द्वारा अपने संरक्षक परिवारों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से बिल्कुल अलग था। रैंडोल्फ और बाकी लोग ही इस दृश्य को देखकर चौंक नहीं गए थे। 9वें रैंक के अन्य विशेषज्ञ भी हैरानी से देखते रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि 9वें रैंक के ये राक्षस इस तरह का व्यवहार करेंगे। ये सर्वविदित था कि 9वें दर्जे के जादुई जीव 9वें दर्जे के मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। साथ ही वे मनुष्यों से कहीं अधिक अभिमानी भी होते हैं। किसी मनुष्य के लिए उनसे संपर्क करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए किसी परिवार के लिए उन्हें एक बाहरी बुजुर्ग के रूप में स्वीकार करना असंभव था। लेकिन झाओ हाई ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। हालांकि 9वें रैंक के सैनिकों को इस बारे में सोचने का पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि बुढ़ा कबीले के 9वें रैंक के सैनिकों का सामना ईविल स्वॉर्ड के समूह से हो गया। इसके बाद 20 9वें रैंक के सैनिकों के बीच लड़ाई का दृश्य देखने को मिला। डार्क डायमंड ने इस घटनाक्रम को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग उसके परिवार के मामले में दखल देंगे। इसके अलावा वे 10 9वें दर्जे के विशेषज्ञ थे। ये ताकत कैल्सी परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मेगन और बाकी लोग झाओ हाई के साथ खड़े रहे और हिले तक नहीं। उन्हें पता था कि दूसरा पक्ष बच नहीं पाएगा। केवल 10 9वें रैंक के सैनिकों के साथ ही झाओ हाई का पलड़ा भारी था और अंतरिक्ष में मौजूद 30 अन्य सैनिकों की तो बात ही छोड़िए। झाओ हाई के समूह की बातचीत को रैंडोल्फ खाली निगाहों से देखता रहा। रैंडोल्फ का दिल इस समय बेहद भयभीत था। वह झाओ हाई के शक्तिशाली होने से भयभीत नहीं था, बल्कि उनकी पिछली घटना के कारण भयभीत था। शुरू में वह झाओ हाई से निपटने के लिए 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को नियुक्त करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो कालसी परिवार को निश्चित रूप से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। इस बार 9वें रैंक के साथ लड़ाई को थोड़े समय में समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि बुढ़ा कबीले के 9वें रैंक का पलड़ा भारी है, लेकिन उनके लिए रॉबर्ट परिवार के 9वें रैंक को जल्दी से हराना असंभव होगा। लड़ाई जारी रही। इसी समय डार्क डायमंड के समूह ने भी हमला कर दिया। शुरुआत में ईविल स्वॉर्ड का समूह डटा रहा, लेकिन डार्क डायमंड के समूह के आने से उन्हें खतरे का आभास होने लगा। आसमान में लड़ाई जारी थी, वहीं जमीन पर युद्ध समाप्त होने की ओर अग्रसर था। इस समय झाओ हाई ने डार्क माउंटेन के चारों ओर मौजूद सभी मरे हुए सैनिकों को घेर लिया था ताकि कोई भी बचकर भाग न सके। इस समय रॉबर्ट पेट्रियार्क और टेरी का चेहरा चीनी सोने के धागे की तरह कड़वा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इस तरह बदल जाएगी। टेरी ने झाओ हाई को ऐसी निगाहों से देखा मानो उनमें से आग निकल रही हो। उसे लगा जैसे झाओ हाई ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया था। इस समय उसके मन में बस एक ही बात थी, झाओ हाई को मार डालना। ये सोचते हुए टेरी ने अपना हाथ अपनी छाती में डाला। उसकी छाती में एक प्राचीन जादुई पांडुलिपि थी।
प्राचीन पांडुलिपियां प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन उनमें से अधिकतर अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती थी। उनमें से कुछ ही बहुत उपयोगी थी, कुछ में तो शक्तिशाली जादुई मंत्र भी लिखे होते थे। टेरी के पास जो जादुई स्क्रॉल था वह विशेष था। जैसे ही कोई उसे खोलता, सॉलिड 50 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत शक्ति हस्तांतरित हो जाती थी। ये स्क्रॉल बहुत दुर्लभ था, उस समय केवल कुछ ही स्क्रॉल मौजूद थे। टेरी जानता था कि झाओ हाई का कोड़ा साधारण नहीं था, ये किसी प्राचीन जादुई शक्ति से युक्त कोई खास वस्तु होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल झाओ हाई उसे कमरबंद की तरह इस्तेमाल कर रहा था। झाओ हाई एक जादूगर था, इसलिए उसमें किसी योद्धा जैसी फुर्ती नहीं होनी चाहिए थी। टेरी को बस उस मंत्र का प्रयोग करके झाओ हाई के पास टेलीपोर्ट करना था और वह उसे एक ही वार में मार सकता था। टेरी के दिमाग में झाओ हाई को मारने के अलावा और कुछ नहीं था। यह देखकर कि झाओ हाई मेगन से बात कर रहा था और टेरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तुरंत वह स्क्रॉल निकाल लिया। केवल झाओ हाई ही नहीं, टेरी पर किसी का ध्यान नहीं था। सभी आसमान में हो रही लड़ाई की ओर आकर्षित थे। रॉबर्ट परिवार की 9वीं टुकड़ी में से 3 मारे जा चुके थे, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल थे। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि उनका ध्यान आसमान पर केंद्रित था, इसलिए किसी ने भी टेरी की ओर नहीं देखा, क्योंकि जमीन पर लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उनके विचार में आसमान में मौजूद लोगों की तुलना में जमीन पर मौजूद लोग महत्वहीन थे। इसी क्षण टेरी की आंखों में एक ठंडी चमक उठी और उसने जादुई स्क्रॉल को झट से फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर एक सफेद रोशनी आकाश में फैल गई, जिससे लोगों की निगाहें इधर उधर हो गईं। सफेद रोशनी गायब होते ही टेरी उस जगह से ओझल हो गया और झाओ हाई के ठीक 2 मीटर